झोऊ जिपिंग, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अपनी माँ को नाराज देखकर झोऊ जिपिंग ने जल्दी से दया की भीख मांगी। रात के खाने के दौरान मेरी मुलाकात में यितोंग से हुई और उसने मुझसे दादाजी को एक संदेश देने के लिए कहा। फिर चुक्सिया ने वही दोहराया जो यितोंग ने उसे झोऊ परिवार को बताने के लिए कहा था। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, बूढ़े मास्टर झोऊ ने हल्की आह भरी। वह वाकई विचारशील है। फिर परिवार की ओर देखते हुए, आप सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैंने कल क्या किया था, है ना? चूंकि चुक्सिया ने इस बारे में बात की है, तो मैं आपको बता दूं, मैं ये परिवार के घर गया और पूरे दिन बूढ़े ये के साथ शतरंज खेला। पिताजी, आप जो भी फैसला लेंगे, हम उसका पालन करेंगे। शानपिंग ने तुरंत अपना पक्ष रखा और लियांग शियाओहोंग ने भी कहा, पिताजी, अगर हमें नियमित मजदूर बनकर भी काम करना पड़े तो भी कोई बात नहीं। कल दोपहर से ही झोऊ शानपिंग और लियांग शियाओहोंग को छुट्टी पर भेज दिया गया था। छुट्टी पर भेज दिया गया से स्पष्ट रूप से तात्पर्य जबरन छुट्टी से था। बस कुछ और दिन इंतजार कीजिए। जो करना जरूरी था वो हो चुका है और अब आगे के फैसले हमारे बस में नहीं है। बूढ़े मास्टर झोऊ ने हल्की सी आह भरी। चिंता मत करो, मैं राव राव जैसी त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगा। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। पिताजी, लाओसान के बारे में दूसरे चाचा झोऊ ने हिचकिचाते हुए कहा। लियू लिंगमेई उसके प्रति बिल्कुल निर्दयी रही है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इतनी निर्दयी थी। अगर वह घटनाओं के अपने संस्करण पर अड़ी रहती है तो लाओसान। बूढ़े मास्टर झोऊ ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही किसी को इसके लिए नियुक्त कर दिया है, चिंता मत करो। दूसरे चाचा झोऊ ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है, यह अच्छा है। चुक्सिया के असमंजस भरे चेहरे को देखकर झोऊ जिपिंग ने धीमी आवाज में समझाया। पता चला कि कल जब लियू लिंगमेई गुस्से में झोऊ परिवार के घर से बाहर निकली तो वह तीसरे चाचा झोऊ को ढूंढने गई थी। तीसरे चाचा झोऊ को देखकर उसने उनसे विनम्रतापूर्वक माफी मांगी और कहा कि उसे पहले गलती हुई थी और उनकी वर्तमान दुर्दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तीसरे चाचा झोऊ ने उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर उसे सांत्वना दी और कहा कि अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है और वह उसे दोष नहीं देते। उसका भविष्य चाहे जैसा भी हो, वह चाहता था कि वह सुखी जीवन जिए। उसी क्षण लियू लिंगमेई ने अवसर का लाभ उठाते हुए खुद को तीसरे चाचा झोऊ की बाहों में झोंक दिया। तीसरे चाचा झोऊ, जिनका दिल नर्म था, ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, छेड़छाड़। सभी ने देखा कि तीसरे चाचा झोऊ ने लियू लिंगमेई को कसकर पकड़ रखा था और उसका मुंह ढकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब तीसरे चाचा झोऊ को भी हिरासत में ले लिया गया है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? चुक्सिया अविश्वास से बोली, एक पुरानी कहावत है, एक दिन का जोड़ा 100 दिनों का बंधन होता है। उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, जब वह इस तरह मुश्किल में है तो वह उसे क्यों परेशान करेगी? झोऊ जिपिंग ने हल्की सी आह भरी। लियू लिंगमेई ऐसी इंसान है जो जरा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। चूंकि उसे हमारी तरफ से कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने नुकसान की भरपाई करना चाह रही है। चौथी बहन कैसी है? चुक्सिया को अभी भी झोऊ जियानपिंग की स्थिति के बारे में चिंता थी। जैसा हमने सोचा था, वह घर पर बहुत परेशान है। दादा लियाओ तो कमाल के इंसान है। जब वे घर से निकले तो उन्होंने उसे सचमुच अंदर बंद कर दिया। मुझे उसे दरवाजे के बाहर से ही बात करनी पड़ी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दादी लियाओ अपने आंसू पोंछते हुए समझाने लगी कि बूढ़े लियाओ ने पिछले 2 दिनों में हमारे परिवार की परेशानियों के लिए इधर-उधर भागते-भागते अपने पैर थका दिए थे। उन्हें शाओमी के गुस्से पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे बाहर जाने देने की हिम्मत नहीं की और इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। बूढ़े लियाओ के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। बूढ़े मास्टर झोऊ ने बीच में कहा, और उन्हें दोष मत दीजिए। वास्तव में शाओमी को कैद में रखना गलत नहीं है। शाओमी के स्वभाव को देखते हुए अगर उसने कल लियू लिंगमेई को देखा होता तो यह अजीब बात होती अगर उसने उसे पीट-पीट कर नीचे न गिराया होता। ओह दादाजी, मैंने कल कुछ क्यों नहीं किया? झोऊ जिपिंग ने पछतावे से भरे चेहरे के साथ कहा, शाओमी की तुलना में मुझ में वाकई जोश की कमी है। पहले मैंने गलत तरीके से चुक्सिया पर आरोप लगाया, फिर मैं दादी और माँ की रक्षा करना भूल गया। कल शाओमी सही साबित हुई, मैं काय हूँ। बस करो, परिवार में एक गुस्सैल सदस्य ही काफी है और अराजकता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लिन यांग्यू ने चुक्सिया की ओर मुड़कर कहा, ठीक है चुक्सिया, क्या मेरी ने तुम्हें कुछ और बताया? कैसा? उनके और शाओमी के बारे में? हाँ, उसने कहा था। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, उसने बताया कि वे पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। और कुछ नहीं? नहीं। तब लिन यांग्यू ने राहत की सांस ली। चुक्सिया, अगर कोई शाओमी के बारे में गपशप करता है, तो उस पर विश्वास मत करना। अगर कुछ भी समझ में न आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ठीक है। इससे पहले कि चुक्सिया जवाब दे पाती, बूढ़ी मैडम झोऊ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इस तरह का बयान तो अपराधबोध का स्पष्ट संकेत है। अगर मैं चुक्सिया होती तो मैं इस समय सोच रही होती कि शाओमी ने कौन-कौन से ऐसे घिनौने काम किए होंगे जिनके बारे में आप इतनी चिंतित हैं। इसी वजह से मेरी यितोंग और शाओमी के रिश्ते में खटास आ गई। बेशक इसका एक और कारण भी था, जो ये था कि जिनके मूल्य जैसे नहीं होते, वे साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में शाओमी ने कुछ भी शर्मनाक नहीं किया और ये मेरू के साथ उसका ब्रेकअप महज भाग्य का खेल था। तुम्हारी माँ बेवजह चिंता कर रही है, इसे दिल पर मत लो। दादी, मुझे पता है। चुक्सिया ने शांत होने का नाटक करते हुए अपनी नाक को छुआ। आखिर हर किसी की कहानी अलग क्यों होती है? जिनजी ने कहा कि ये मीरू को झोऊ यितोंग पसंद है। बूढ़ी मैडम झोऊ का कहना है कि ये मीरू को झोऊ मिकान पसंद है। सोच रही थी कि झोऊ मिकान खुद किसके बारे में सोचते हैं कि ये मीरू को पसंद है। हम जब उसे मौका मिलेगा तो वह उससे जरूर पूछना चाहेगी। वह वाकई काफी उत्सुक थी। परिवार के लोग खाना खाने के बाद घर पर ही रुके। आखिरकार अगर काम नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रुकेंगे? लियू लिंगमेई की बात करें तो जैसे ही उन्होंने अपने पूर्व पति तीसरे चाचा झोऊ को नजरबंदी केंद्र में पहुंचाया, उन्हें राहत और ताजगी का एहसास हुआ और रात भर की नींद के बाद उनका मूड और भी खुशनुमा हो गया। नाश्ते के बाद वह शियाओ बिंकी के साथ झोऊ हुआकान के स्कूल गई। वह भी अपने बेटे पर बहुत ध्यान दे रही थी। ये देखना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि क्या वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसे वापस अपने पक्ष में कर सकती है। हालांकि चीजें उसकी उम्मीदों से परे हो गईं। जब झोऊ हुआकान ने उसे देखा तो उसने उसका उपहास किया और स्पष्ट कर दिया कि अब से वह केवल अपने पिता को ही मानेगा, अपनी मां को नहीं। उसके साथ आए शाओ बिंकी को बहुत गुस्सा आया और वह उसकी ओर से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे झोऊ हुआकान के मुंह से एक काली आंख मिल गई। उस समय ज़ियाओ बिंकी, जो इस काम के लिए लियू लिंगमेई के साथ आई थी और जिसके इरादे सिमा झाओ की तरह ही स्पष्ट थे, एक ऐसा तथ्य जिसे हर कोई जानता था, ने ज्यादा हंगामा करने की हिम्मत नहीं की और निराश होकर लियू लिंगमेई के साथ चली गई। बिंकी, मुझे क्षमा करें। रास्ते में लियू लिंगमेई ने जियो बिंकी से माफी मांगी। कुछ नहीं। शियाओ बिंकी ने भावहीन चेहरे के साथ अपना बड़ा हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, तुम बहुत बदकिस्मत हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। काश झोऊ गैंगपिंग भी तुम्हारी तरह सोचता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। लियू लिंगमेई धीरे-धीरे रोने लगी। मैं कोई महत्वाकांक्षी महिला नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा पति परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन वह इतना दयनीय है कि अपने पिता के सामने किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पास खुद तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या उन्हें हमेशा झोऊ जिनपिंग और झोऊ शानपिंग के परिवारों के बच्चों द्वारा ही कुचला जाना चाहिए? मैंने उसे ये सच एक से अधिक बार बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और यहाँ तक कहा कि मैं संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे आदमी से शादी करके मेरी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। ठीक है, अब तो आपका तलाक हो चुका है। आने वाले दिन अच्छे होंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छी शादी का इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन ज़ियाओ बिंकी ने उसका हाथ थपथपाया और हल्की सी आह भरी, फिर आप घर पर नहीं रह पाएंगी। मैंने पुनर्विवाह के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन लियू लिंगमेई ने अपने आंसू पोंछे। मुझे वाकई शियाओ परिवार के घर में रहने में असहज महसूस हो रहा है। आखिरकार यह मेरे दामाद का घर है। मेरे लिए वहाँ निश्चितकाल तक रहना उचित नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढने के बारे में सोच रहा हूँ। भविष्य में अगर बड़े भाई शियाओ को किसी भी मदद की जरूरत हो तो वह एपिन के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। मैं बुलाए जाने पर हमेशा मौजूद रहूंगी। क्या लू युए ने आपको कठिन समय दिया? जियो बिंकी ने पूछा। नहीं, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाते हुए लियू लिंगमेई ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, आपकी भाभी को मेरा शियाओ परिवार के घर में रहना पसंद नहीं है। तो फिर बात पक्की हो गई। मैं उसे कल उसके गृहनगर वापस भेज दूंगा, वह आराम से रहे।
लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? उसमें गलत क्या है? आप इस समय मुश्किल में हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। वह उस तरह की लड़की है जिसके बाल तो लंबे हैं लेकिन नजर कमजोर है। वह न केवल मेरे किसी काम की नहीं है, बल्कि वह अराजकता को और बढ़ाती है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ज़ियाओ बिंग ने कार रोकी और लियू लिंगमेई को ध्यान से देखा। तुम्हारी मेरे प्रति दयालुता, मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि तुमने युवेन को बाहर निकालने का रास्ता बनाने के लिए झो गेंगपिंग को उस मुसीबत में डाला था। मुझे सच में शर्म आती है जब मैं खुद की तुलना आपसे एक पिता के रूप में करती हूँ। लियू लिंगमेई चौंक गई, लेकिन फिर तुरंत सहमत हो गई। दामाद आधा बेटा होता है, इसलिए ये करना मेरा अधिकार है। एक सक्षम महिला का होना वाकई बहुत सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। ज़ियाओ बिंग ने आह भरते हुए कहा, झो गेंगपिंग को वाकई अवसर का लाभ उठाना नहीं आता। लियू लिंगमेई दयनीय लग रही थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। केवल बड़े भाई शियाओ ही मेरी प्रशंसा करते हैं। दूसरों की नजर में मैं शायद सिर्फ तरकीन ही समझी जाती हूँ। जब पुरुष निकम्मा हो जाता है तो स्त्री को मजबूत होना पड़ता है, अन्यथा जीवन कैसे चल सकता है? उन बकवास करने वालों की बातों को भूल जाओ। ज़ियाओ बिंग ने लियू लिंगमेई का हाथ पकड़कर कसकर दबाया। तुम पिछले कुछ दिनों से परिवार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो रही हो। हाँ, लियू लिंगमेई ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया, जबकि अंदर ही अंदर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। चीजें उसकी योजना के अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। शायद जल्द ही वह शियाओ परिवार की मुखिया के सिंहासन पर आसीन हो जाएगी। जब लियू लिंगमेई घर पहुंची तो उनकी बेटी जो एपिंग उन्हें एक कमरे में खींच ले गई और बोली, माँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम मेरे ससुर के पीछे पड़ी हो? ये किस तरह की बातें हैं, बच्ची? लियू लिंगमेई का चेहरा कुछ असहज हो गया। जो एपिंग का चेहरा उतर गया। ऐसा लगता है कि शियाओ हुआ ने जो कहा वह सच है। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर जी आपके साथ स्कूल गए थे और आप दोनों के बीच खास करीबी रिश्ता था। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच निकला। माँ, क्या आपने मेरी भावनाओं पर विचार किया है? अगर तुम मेरे ससुर के साथ संबंध बना लेते हो तो मेरा और युविन का क्या होगा? आप अपने स्वार्थ के लिए हमें तलाक तो नहीं लेने देंगे, है ना? एपिंग, लियू लिंगमेई ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, हंगामा मत करो, माँ तुम्हारे लिए ये कर रही है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी सास को भगा देना चाहता हूँ। तुम इस घर की मुखिया बनोगी, ना समझ बच्ची। आपकी माँ आपके ससुर के साथ कैसे रह सकती है? मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सचमुच? झो एपिंग ने कुछ अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा। बिल्कुल, लियू लिंगमेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? जारी रहेगा। एपिंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लियू लिंगमेई ने अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए पूछा। मैं तुम्हारी जैविक माँ हूँ। अगर आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप किस पर भरोसा करेंगे? मैं खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। झो एपिंग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, खासकर इसलिए क्योंकि आप मेरी जैविक माँ हैं। इससे मेरा आप पर भरोसा और भी कम हो जाता है। तुम, लियू लिंगमेई ने अपना गुस्सा दबाते हुए गंभीरता से कहा, तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पिता की कितनी परवाह करता है। वह तुम्हारे पिता के साथ मेरे व्यवहार से नाराज होगा और हमारे बीच दरार पैदा करना चाहता होगा। इस तरह वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए बदला ले रहा होगा। मेरी भोली बच्ची, तुम उस बदमाश लड़के की चाल में कैसे फंस गई? झो एपिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेशक मैं जानती हूँ कि झो वाकान का मुझे ये सब बताने का मकसद क्या है, लेकिन मैं उसकी चाल में नहीं फंस सकता। मैं अपनी माँ के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी माँ के मेरे पक्ष में आने का आधार यह है कि मैं उन्हें कुछ न कुछ लाभ पहुंचा सकता हूँ। अगर इन फायदों का सीधा असर माँ पर पड़ सकता है तो मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि माँ का फैसला क्या होगा। मेरे पिताजी 20 साल से अधिक समय तक मेरी माँ के साथ रहे और मेरी माँ उन्हें यूं ही छोड़ सकती थी। क्या इससे सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता? अगर तुम न होती तो क्या माँ तलाक ले लेती? एपिन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो रही हो? माँ पूरी तरह से तुम्हारे लिए जी रही है, फिर भी तुम उस पर इस तरह शक करते हो। लियू लिंगमेई ने रोते हुए कहा, आज तो मैंने तुम्हारे ससुर को घर छोड़ने का सुझाव भी दिया, क्योंकि तुम्हारे ससुर को तुम्हारी सास की अज्ञानता और उनके मामलों में दखलंदाजी पसंद नहीं है, लेकिन वह चाहते थे कि मैं यही रहूं। मैंने ये सोचकर सहमति दे दी कि ऐसा करके मैं आपके लिए बाधाएं दूर कर सकता हूँ। चाहे वह कितनी भी बोली क्यों न हो, वह फिर भी आपकी सास है। जब तक वह यहाँ है, आपको उसकी बात माननी होगी, अन्यथा आपके बारे में पीठ पीछे बातें होंगी। क्या आपको ये सिद्धांत समझ नहीं आते? मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, हमेशा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। क्या मुझे यही धन्यवाद मिलेगा? एपिन, तुम अपनी माँ का दिल सचमुच तोड़ रही हो, उसने कहा। लियू लिंगमेई की आंसू भरी शिकायत से प्रभावित होकर झो एपिन का मन डगमगाने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में गलत समझा हो? लेकिन अपनी बेटी की दुविधा देखकर लियू लिंगमेई खड़ी हो गई और बोली, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगी। मैं अभी अपना सामान पैक करके निकल जाऊंगा, कुछ दिनों के लिए होटल में ही काम चला लूंगा। बाद में मैं एक सस्ता कमरा किराए पर ले लूंगी, चाहे ये कितना भी कठिन या थकाने वाला क्यों न हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी अपनी बेटी दुखी महसूस करे। माँ, झो एपिन ने उसे पकड़ लिया। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए था। सचमुच, मैं शियाओहुआ की साजिश में फंस गया। दरअसल उन्होंने ही मेरे लिए स्थिति का विश्लेषण किया था। बाद में इस बारे में सोचने पर जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मुझे लगा कि वह सही था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वाकई बहुत मूर्ख था। ना समझ बच्ची, लियू लिंगमेई ने स्नेहपूर्वक अपनी बेटी के सिर को छुआ। तुम्हें क्या लगता है कि माँ अक्सर शियाओहुआ के बजाय तुम्हें क्यों पसंद करती है? ये सच है कि जब तुम बच्चे छोटे थे तब माँ का रवैया पक्षपातपूर्ण था और वह तुम्हारे भाई के साथ बेहतर व्यवहार करती थी। लेकिन बाद में जब तुम बड़े हो गए और समझदार बन गए तो माँ को तुम्हारी ही ज्यादा चिंता होने लगी। आप सीधे साधे हैं और अपने मन की बात खुलकर कहते हैं, जिससे दूसरों को ठेस पहुंचने की संभावना रहती है। हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए जिन्हें आप ठेस पहुंचाते हैं, वे निश्चित रूप से महत्वहीन नहीं होंगे। माँ को डर है कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ। युवेन से तुम्हारी शादी के लिए माँ सहमत नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि शियाओ परिवार में आने पर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बाद में माँ को एहसास हुआ कि इस मामले में आपका निर्णय मेरे निर्णय से बेहतर था। आज शियाओ परिवार को झो परिवार से आगे निकलते हुए देखकर माँ सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश है। इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी शियाओ परिवार को एक उचित परिवार के रूप में नहीं माना, लेकिन अब इसका परिणाम क्या है? सभी का मानना है कि झो जियानपिंग ने एक अच्छा विवाह किया। लेकिन सचमुच, लियाओ परिवार का वह डरपोक बूढ़ा आदमी, वह आपके ससुर की तुलना में कैसा हो सकता है? लियाओ हुई की बात करें तो उसमें ऐसे कोई गुण नहीं है जिनकी तुलना युवेन से की जा सके। बात बस इतनी सी है कि वे सब अंधे हो गए हैं और उन्हें साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी किस्मत बदलते देख क्या तुम जानते हो कि माँ कितनी खुश है? जब लोग खुश होते हैं तो वे अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, और माँ भी सचमुच भावनाओं में बह गई थी। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आपको शियाओ परिवार पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के बारे में सोच रहा था। आपने कहा था कि माँ 20 साल से अधिक के वैवाहिक संबंध को नजरअंदाज कर सकती है। एपिन, अगर तुम न होती तो क्या माँ तुम्हारे पिताजी के साथ वैसा व्यवहार करती? आपको पता होना चाहिए कि आपके ससुर को झो परिवार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब तक वे लोग बदहाल स्थिति में रहते हैं तब तक वे खुश रहते हैं। अगर आप अपने पिता को जेल भेज दे तो क्या आपकी माँ इस बात से खुश होंगी? फिर भी माँ ने ऐसा कर ही दिया। माँ तुम्हारे ससुर को तुम्हारे लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। क्या आप उनकी बेटी होने के नाते अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती हैं? तुम नहीं कर सकी, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए किया। फिर भी तुमने मुझे गलत समझा। वो लियू लिंगमेई का सिर तकिए के नीचे दबा हुआ था, रोते हुए उसकी पीठ ऊपर नीचे हो रही थी। पहले भले ही झो एपिन का मन बदल गया था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था। जब उसकी माँ ने उसके पिता से तलाक का जिक्र किया था, उस समय को याद करते हुए झो परिवार को अभी तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। इस नजरिए से देखें तो उसकी माँ ने सचमुच उसकी भलाई के लिए ही उसके पिता से तलाक लिया था। हालांकि वर्षों के दौरान उसके माता पिता के रिश्ते को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये काफी सौहार्दपूर्ण था। जिस व्यक्ति के साथ वह 20 साल से अधिक समय तक रही थी, उसे जेल भेजना खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हुए उसे और भी अधिक खेद हुआ। माँ, अब मुझसे नाराज मत हो, ये सब मेरी गलती है।
माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कोई बकवास नहीं करूंगा। आपसे मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो। जो एपिन ने तकिया उठाते हुए लियू लिंगमी को उठने में मदद की और उसके चेहरे पर बहते आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, तुम्हें देखो, तुम तो रो रो कर बिल्ली जैसी हो गई हो। बेशर्म, कौन अपनी माँ के बारे में ऐसे बात करता है? लियू लिंगमी आंसुओं के बीच हंस पड़ी। चलिए गंभीर हो जाते हैं। आज तुम्हारे ससुर ने मुझे बताया कि वह तुम्हारी सास को उनके पैतृक नगर वापस भेजना चाहते हैं। जब समय आए तो भले ही आपको दिखावा करना पड़े, ऐसा दिखावा करें कि आप अपनी सास को जाते हुए नहीं देख सकती और उनकी ओर से कुछ अच्छे शब्द कहें। क्यों? उसे तुम्हारे बारे में बुरा बोलने से रोकने के लिए, और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे ससुर और सास हैं। भविष्य में वे निश्चित रूप से आपके साथ रहने आएंगे। अगर वे तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम भी खुश नहीं रहोगी। एक गहरी आह भरते हुए लियू लिंगमे ने आगे कहा, एपिन, माँ हमेशा के लिए यहाँ रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। एक बार यह असाधारण दौर समाप्त हो जाए तो मुझे जाना होगा। माँ, इस बार जो एपिन रोने लगी। जब वे घर से बाहर आई तो सास यूए ने देखा कि माँ और बेटी दोनों की आंखें लाल थीं और उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके बीच कोई अनबन हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं है। मैं शायद घर छोड़कर चला जाऊं। यहाँ ज्यादा देर रहने से अफवाहें फैलने लगी हैं। लियू लिंगमे ने हल्की आह भरते हुए यूए का हाथ पकड़ा और कहा, यूए, मुझ जैसे बेघर और गरीब को यहाँ रहने की जगह देकर आप बहुत दयालु हैं। यूए ने तुरंत कहा, आपको यहीं रुकना चाहिए, वैसे भी घर में कमरे खाली हैं। सचमुच, बूढ़े शियाओ ने मुझे बाहरी लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल न रखने की सलाह दी थी। मुझे घर पर बहुत बोरियत महसूस होती थी, लेकिन जब से तुम आए हो, यहाँ रहना मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सचमुच, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। उससे बात करने वाला कोई नहीं था, उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं था, और अनजाने में ही उसे शियाओ बिंकी से डांट पड़ जाती थी। उसका बेटा भी उसके प्रति उदासीन था, जो उसके गृहनगर से बिल्कुल अलग था, जहाँ हर कोई उसका मुस्कुराकर और प्रशंसा करके स्वागत करता था। उसे वह एहसास बहुत याद आता था। लेकिन लियू लिंगमे हिचकिचाई, लेकिन बाहरी लोग हमेशा अप्रिय बातें कहते हैं। सास का लगातार दामाद के घर पर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसमें गलत क्या है? मैंने उन शियाओ से सुना है कि तुमने युवेन की खातिर झो परिवार से झगड़ा कर लिया था। आपने शियाओ परिवार के लिए इतना कुछ किया है, और हम प्रखर नहीं हो सकते, आपको निराश नहीं कर सकते, है ना? क्या डायरेक्टर शियाओ ने सचमुच आपसे ऐसा कहा? लियू लिंगमे ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, भाभी, आप भी तो यही सोचती हैं, है ना? हाँ, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ और सास के बीच बढ़ते सौहार्द को देखकर जो एपिन मन ही मन अपनी माँ की क्षमताओं की प्रशंसा करती थी। अगर उसे अपनी माँ के इरादों का पता नहीं होता तो वह सचमुच मान लेती कि उसकी माँ अपनी सास को छोड़कर जाने और उनका सम्मान करने के बारे में ईमानदार है। हालांकि ये रणनीति वास्तव में बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। ये स्पष्ट था कि उनकी सास को अपने गृहनगर के जीवन की याद आ रही थी। अपनी माँ के शब्दों को आधार मानते हुए जब उसके ससुर ने सुझाव दिया कि उसकी सास को कुछ समय के लिए अपने गृहनगर लौट जाना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से घर की देखभाल करने के लिए अपनी माँ पर भरोसा करेगी। उसे पहले इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? साजिश रचने के मामले में उसकी अपनी माँ वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कुशल थी। इन विचारों के साथ उसे अपनी माँ की कही बातों पर फिर से संदेह होने लगा। बचपन से किए गए अपने अवलोकन के आधार पर उसकी माँ वास्तव में दिल से स्वार्थी व्यक्ति थी। पीछे मुड़कर देखे तो उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना तभी शुरू किया जब उसके ससुर ने अपने करियर में प्रसिद्धि हासिल कर ली। शुरू में उसकी माँ को शियाओ युवेन की परवाह नहीं थी, उसकी तो बात ही छोड़िए। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसकी माँ उसके ससुर के साथ न होती तो शियाओ युवेन निश्चित रूप से उसके साथ न होती। शादी के कुछ ही सालों में उनके बीच का स्नेह फीका पड़कर एक धुंधली सी लकीर से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। जहाँ एक और जो एपिंग इस बात को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी ओर जियाओ युवेन खुशी की चरम पर थी। शाओरू के साथ होने पर वो प्रसन्न क्यों नहीं होगा? वो सुंदर युवती जो कभी उसे नीचा समझती थी, अब उसे प्यार से भाई शियाओ कहकर पुकारती थी। उसके सूजे हुए चेहरे की परवाह किए बिना लगन से दवा लगाती थी और धैर्य से उसकी देखभाल करती थी। इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता था? हालांकि वह इस बात को समझने में विफल रहा कि जियाओरू उसके सामने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए भी जैसे ही वह मुंह फेरती, उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती और उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा दिखाई देती। रू ए, पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। डॉक्टर ने जियाओ बिंकी के मुंह में अस्थायी कृत्रिम दांत लगा दिए, जिससे वह फिर से सामान्य रूप से बोल सके। भाई शियाओ, शियाओरू ने दवा लगी रुई नीचे रख दी, पीछे मुड़ी और उसे मीठी मुस्कान के साथ कहा, इस तरह बातें करना बंद करो, ये शर्मनाक है। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। बस एक शब्द कह दीजिए और मैं तुरंत उस साधारण दिखने वाली पत्नी को तलाक दे दूंगा और आपको शियाओ परिवार की बहू बना दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कैसे ठीक हो सकता है? शियाओरू शर्माते हुए हंसी, ऐसा करने पर तो मुझ पर थूका जाएगा। मेरे माता पिता भी मुझे त्याग देंगे। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो परिवारों को तोड़ते हैं। शाओ युवेन हंसी और उसे गले लगाते हुए बोली, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपने माता पिता से मिलकर उन्हें शादी का प्रस्ताव दूंगी। मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। अगर तुम न होती तो मैं इस शादी को जारी नहीं रख पाता। आप देखिए, खुद एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो अपने माता पिता की भी अवहेलना कर देती थी। ऐसी महिला बेहद निराशाजनक होती है। जारी रहेगा, जियोरू, ली शियाओरू। कोने में छिपकर रो रही शियाओरू ने अपना नाम पुकारे जाने पर झट से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, गहरी सांस ली, पीछे मुड़ी और देखा कि उसके पूर्व पड़ोसी का भाई चेंगुओ मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा है और उसके बगल में एक सुंदर लड़की है। चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए ली शियाओरू ने चेंगुओ का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़कर कहा, भाई गोजी। चेंगुओ की आंखों में खुशी झलक रही थी। मुझे लगा कि आप जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही होंगे। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। कौन बीमार है? कोई नहीं, ली शियाओरू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बीमार नहीं है। छोटी बच्ची, चेंगुओ ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम अब भी भाई गोजी के साथ औपचारिक व्यवहार कर रही हो। अगर कोई बीमार नहीं है तो तुम यहाँ छिपकर क्यों रो रहे हो? मुझे सच बताओ और जल्दी बताओ। चेंगुओ, मैं अब दफ्तर वापस जा रहा हूँ। चेंगुओ के बगल में वू जिंगो खड़ा था, जिसने जिंगजे के शिष्य के रूप में चुक्सिया की जगह ली थी। क्या आप इसे मेरे लिए वापस ले जा सकते हैं? चेंगुओ ने वू जिंगो को एक नोटबुक देते हुए कहा, अगर शिक्षक आते हैं तो मैं आपसे उन्हें ये बताने के लिए कह दूंगी कि मैं एक दोस्त से मिली थी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, वू जिंगो ने सिर हिलाया और चला गया। धन्यवाद। चेंगुओ ने पीछे हटते हुए वू जिंगो को पुकारा, भाई गोजी। ली शियाओरू की निगाहें वू जिंगो की पीठ पर घूमी और फिर चेंगुओ की ओर मुड़ गई। क्या वह आपकी सहकर्मी है? चेंगुओ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह अब मेरे साथ डायरेक्टर जिन के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रही है। विषय मत बदलो, मेरे पहले वाले प्रश्न का उत्तर दो। ली शियाओरू ने गहरी सांस ली और बोलने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश की। डायरेक्टर शियाओ ने मुझे अपने बेटे के साथ अस्पताल जाने के लिए भेजा था। अगर उसने अपने होंठ दबाए, एक पल रुकी और फिर बोली, अगर मैंने मना कर दिया होता तो मेरे पिता का अतीत, उनके पिछले कारनामे सबके सामने आ जाते। ये तो हद है। चेंगुओ ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। उसकी माथे की नसें फूल गईं। शियाओरू, क्या उस कमीने ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? ली शियाओरू ने आसपास देखा। लोगों को आते जाते देखकर उसने दयनीय स्वर में कहा, भाई गोजी, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? इन दिनों वह अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर दबा रही थी। खुश रहने का दिखावा करने के लिए मजबूर थी। वह टूटने की कगार पर थी। अब अपने पड़ोसी के उस बड़े भाई से मिलना, जिस पर वह बचपन से सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसके लिए जीवन रेखा पकड़ने जैसा था। भले ही वह मदद न कर सके, लेकिन कम से कम उसका सुनना ही काफी होगा। ठीक है, चेंगुओ को याद था कि उसकी छोटी बहन हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान बहुत बनावटी लग रही थी। उससे मिलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसकी दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सका। भाई गोजी, आप जिस महिला डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या वह बहुत प्रतिभाशाली है? ली शियाओरू ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई गोजी ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, वह बहुत ही विनम्र था। ली शियाओरू ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप उसे पसंद करते हैं? छोटी सी विचारक, तुम्हारे मन में क्या क्या अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं?
चेंग गुओ ने उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, हमारी मुलाकात को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, है ना? शाओरू अब एक युवती बन चुकी है। 3 साल, 1 महीना और 10 दिन। अरे! चेंग गुओ चौंक गया और फिर उसे एहसास हुआ, शाओरू को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से याद है। ली शाओरू ने मुंह बनाते हुए कहा, जब भाई गोजी चले गए थे, तो आपने मुझसे हर महीने मिलने का वादा किया था। मैं दिन गिन रहा था, लेकिन अब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई। क्या आप हमें भूल गए? दा बाओ और चौथी बेटी अब भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मुझे माफ करना, चेंग गुओ की आंखें नम हो गईं। ये सब मेरी गलती थी, मैं सचमुच तुमसे मिलने नहीं आ सकी। बाद में, जब मेरे माता-पिता निर्दोष साबित हुए, तब तक बहुत समय बीत चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। या यूं कहें कि मुझे इसका सामना करने से डर लग रहा था, इसलिए इसे आज तक के लिए टाल दिया गया। हमने कभी अंकल चेंग और आंटी चेंग को दोषी नहीं ठहराया, मेरे माता-पिता ने तो ये पता लगाने की कोशिश भी की कि आप सब कहां चले गए हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई निश्चित खबर नहीं मिली। अंततः इसकी वजह यह है कि भाई गोजी ने हमारी उतनी परवाह नहीं की, उन्हें हमारी याद नहीं आई। हम हमेशा से एक ही घर में रहे हैं, हमेशा वही रहते आए हैं। ठीक है, ये सब मेरी गलती है, मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। चेंग गुओ ने जल्दी से माफी मांगी। जब हम छोटे थे और घर-घर खेलते थे, तो मैं हमेशा भाई गोजी की दुल्हन बनती थी। ली शियाओरू ने आधे गंभीर और आधे मजाक भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। चेंग गुओ मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम शादी करने को तैयार हो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं शायद आपकी बात को गंभीरता से ले लूंगी, ली शियाओरू ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। भाई गोजी, बेहतर होगा कि आप इस बारे में अच्छी तरह सोच लें, आप मुझे पहले ही एक बार धोखा दे चुके हैं। शाओरू, ली शाओरू के लहजे में गंभीरता और औपचारिकता सुनकर चेंग गुओ दंग रह गया। दोनों ने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और वास्तव में उसकी छोटी बहन के बारे में उसकी अच्छी राय थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि इतने लंबे समय बाद पहली मुलाकात में ही उससे शादी करने की इच्छा हो। ली शाओरू, जो अपने आंसू रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? हे, इस बार चेंग गुओ हंस नहीं सका। वह समझ गया था कि ली शाओरू मजाक नहीं कर रही थी। हालांकि अब वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव इतने सख्त थे मानो उन पर सीमेंट का लेप लगा दिया गया हो। जब चेंग गुओ दफ्तर लौटी, तो वू जिंगो चुपचाप वहां बैठकर चिकित्सा रिकॉर्ड देख रही थी। उसे देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और कहा, मैंने आपके लिए शिक्षक से बात की है। शिक्षक यहाँ हैं। चेंग गुओ की आंखें चमक उठी। वू जिंगो ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अगर वह यहाँ नहीं होता, तो मैं उससे बात कैसे कर पाता? हे, चेंग गुओ शर्मिंदा होकर अपना सिर सहलाते हुए बोला, मैं सचमुच भ्रमित हो गया था। शिक्षक कहाँ हैं? वह निदेशक के कार्यालय में गया। वैसे, बाहर मत जाना, शिक्षक थोड़ी देर में हमें भ्रमण पर ले जाएंगे, वू जिंगो ने उदासीनता से कहा। चेंग गुओ ने सहमति जताई और वहीं बैठ गया, कभी अपनी कमर मरोड़ता तो कभी अपनी सीट पर हिलता डुलता। ये देखकर वू जिंगो ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कुर्सी में कील है? माफ कीजिए, क्या मैंने आपको परेशान किया? चेंग गुओ ने जल्दी से माफी मांगी। वह अपनी इस नई छोटी बहन का सचमुच बहुत सम्मान करता था। हालांकि वह उनसे उम्र में छोटी थी, लेकिन पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उनके कौशल वाकई विस्मयकारी थे। एक बार उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उनकी दक्षता को देखते हुए उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन क्यों शुरू किया। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और कुछ भी नहीं बताया। उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि उच्च कौशल वाले लोगों में शायद इस तरह का स्वभाव होता है। इसलिए, यद्यपि वह उसका बड़ा भाई था, उसने कभी भी उसके प्रति श्रेष्ठता का भाव नहीं दिखाया। इसके अलावा, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शिक्षक के साथ अधिक समय बिताने के अलावा उनके पास उस शिक्षक की तुलना में कोई अन्य लाभ नहीं था। वू जिंगो ने अपने हाथ में पकड़े मेडिकल रिकॉर्ड को नीचे रख दिया और चेंग गुओ की ओर उदासीनता से देखा। भाई चेंग विचलित लग रहे हैं। क्या यह उस लड़की की वजह से है जो अभी अभी वहां थी? आमतौर पर शांत रहने वाली छोटी बहन ने वास्तव में उससे बातचीत शुरू की। चेंग गुओ चौंक गया और फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वह मेरी पुरानी पड़ोसी की बहन है। हम 3 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। वह कुछ परेशानी में फंस गई है और मैं उसके बारे में काफी चिंतित हूँ। मैंने उस लड़की को देखा है, वू जिंगो ने ठंडे स्वर में कहा। वह कमरा नंबर 205 में ठहरी हुई है। क्या तुमने उसे देखा है? चेंग गुओ अनजाने में सीधा बैठ गया। वू जिंगो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उस आदमी की नजरें उस पर वासना से भरी थी, लेकिन वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मैंने उसे हंसते हुए देखा और वह बहुत खुश लग रही थी। चेंग गुओ का चेहरा गंभीर हो गया। आपको मेरा उसके बारे में इस तरह बात करना पसंद नहीं है ना? वू जिंगो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। आप शिक्षक से मदद मांगना चाहते हैं, लेकिन उसी शिक्षक के छात्र होने के नाते मुझे उम्मीद है कि शिक्षक को परेशान करने से पहले आप पूरी सच्चाई समझ लेंगे। मरीज के पिता ने उसे धमकी दी, अगर वह उसके बेटे की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते हैं, तो वह उसके पिता के कारखाने से चावल और आटा चुराने के अतीत का खुलासा कर देगा। चेंग गुओ ने समझाया। उसने चोरी क्यों की? जीवन की कठिनाइयों से विवश न होकर कौन चोरी करेगा? चेंग गुओ ने गहरी आह भरी। उसके परिवार में 4 बच्चे और 2 बुजुर्ग हैं, जिनका भरण पोषण केवल उसके माता पिता ही करते हैं। मैं समझ गया, लेकिन वू जिंगो ने लहजा बदलते हुए कहा, मरीज के पिता को उस घटना के बारे में क्यों पता चलेगा? उसके पिता और मरीज के पिता एक ही कारखाने में काम करते थे। चेंग गुओ रुकी, फिर बोली, एक बार जब उसके पिता चावल चुरा रहे थे, तो उस आदमी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पिता की विनती पर उस व्यक्ति ने उसके पिता को जाने दिया। तब से वह आदमी और उसके पिता दोस्त बन गए और उसी आदमी ने उसे नौकरी दिलवाई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि वह जिस आदमी के बारे में बात कर रही है वह बहुत विरोधाभासी है? वू जिंगो ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे सबसे बुरा सोचने के लिए दोष मत देना, लेकिन स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही है। बेशक, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो इस बारे में कुछ कहना मेरा काम नहीं है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, शिक्षक को मुश्किल स्थिति में न डालें। कुछ समय के लिए शिक्षक को और अधिक परेशानी में न डालना ही बेहतर होगा। मुझे पता है, चेंग गुओ असमंजस में थी। वू जिंगो के इस तरह से कहने पर उसे ली शियाओरू की माँ और डायरेक्टर शियाओ के बारे में पहले सुनी गई अफवाहें याद आ गई। ये हो सकता है, वह जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि उसका अनुमान सही था। उस आदमी का ली शियाओरू के पिता को इतनी आसानी से जाने देना असामान्य था, और तो और बाद में वे दोस्त भी बन गए। ये तो और भी असामान्य था। अगर उस आदमी की नजर ली शियाओरू को बहू के रूप में देखने की थी, तो उसे अपने बेटे की शादी नहीं होने देनी चाहिए थी। अब उस पर अपने पहले से विवाहित बेटे से शादी करने का दबाव डालना, आखिर यह सब क्या था? मेरे साथ गश्त पर चलो। चेंग गुओ अभी भी दुविधा में था जब जिंग से अंदर आया, उन दोनों का अभिवादन किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। उसने जल्दी से अपना फोल्डर उठाया और उनके पीछे पीछे चला गया। 1 घंटे बाद, जब वे जिंग के साथ दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर जा रहे थे, तो संयोगवश उनकी मुलाकात विपरीत दिशा से आ रही ली शियाओरू से हो गई। चेंग गुओ का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे उसका अभिवादन करना चाहिए या नहीं। उसे देखते ही ली शियाओरू की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही वह उसका अभिवादन करने वाली थी, उसकी निगाहें कहीं और भटकती देख उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और फिर सिर झुकाकर वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। भाई गोजी, मेरा परिवार गरीब है, लेकिन मैं इस तरह से अपना भाग्य बदलना नहीं चाहता। यह उनकी पत्नी के साथ अन्याय है और मेरे साथ भी अन्याय है। भाई गोजी, क्या आप उस भावना को जानते हैं जब आपको हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है जिसे आप पसंद नहीं करते? मुझे अक्सर खुद से इतनी घृणा होती है कि उल्टी करने का मन करता है। भाई गोजी, ऐसा नहीं है कि मैं पलटवार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। अगर मेरे पिताजी जेल चले गए, तो हमारा घर बिखर जाएगा। भाई गोजी, वार्ड में लौटने के बाद चेंग गुओ को ली शियाओरू द्वारा पहले कहे गए शब्द और उसके द्वारा दुख से सिर झुकाए जाने की छवि बार-बार किसी फिल्म के दृश्यों की तरह उसकी आंखों के सामने कौंधती रही। हताश हो गई, वह उससे निराश थी। हाँ, उसकी मां के शियाओ बिंकी के साथ अनुचित संबंध थे या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों ने उसे बता दिया कि उसने उसे झूठ नहीं बोला था।
नीचे देखने में व्यस्त चिंगसे की ओर एक नजर डालते हुए चेंग गो ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह इस मामले को लेकर अपने शिक्षक को परेशान नहीं कर सकता था, उसे बस उसी समाधान पर टिके रहना होगा जो उसके दिमाग में आ रहा था। शाओरू एक अच्छी इंसान थी, इसके अलावा उसने उससे शादी करने की बात भी कही थी। वह उसे पहले ही एक बार निराश कर चुका था, वह उसे शेर की मान में जाते हुए यूं ही नहीं देख सकता था। सामने बैठा वू जिंगो चेंग गुओ को देख रहा था, उसे दांत भींचते और फिर मुठ्ठियां भींचते देख और इसे उसके पहले के व्यवहार से जोड़ते हुए उसकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ से इशारा किया और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। चेंग गुओ खड़ी हुई और चुपचाप उसके पीछे चली गई। उनकी छोटी-छोटी हरकतें बेशक जिंगसे की नजर से नहीं बच पाईं। हालांकि उन्होंने इसे युवाओं के बीच छेड़छाड़ समझा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपना काम जारी रखा। अरे तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि जाकर उस आदमी को पीट दोगे ना? वू जिंगो ने धीमी आवाज में कहा जैसे ही वे बाहर निकले। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, अगर मैंने उसे पीट दिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा और इससे शिक्षक भी फंस जाएगा। मुझे एक ऐसा समाधान मिल गया है जिसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होगी, चिंता मत करो। क्या समाधान? वू जिंगो ने आगे पूछा। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। जब तक उसकी शादी हो चुकी है शियाओ युबिन उसे निशाना नहीं बना पाएगी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वू जिंगो ने सिर हिलाया। ये सबसे सरल समाधान प्रतीत होता है, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि अगर उसका बॉस शादी को मंजूरी देने से इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे? चेंग गुओ ने परेशानी में अपना सिर खुजाते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास कोई और योजना नहीं है, मैं केवल कोशिश करके देख सकता हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसका बॉस चाहता है कि वह उसके बेटे के साथ रहे, तो अभी शादी की रिपोर्ट दर्ज कराना शेर की गुफा में कूदने जैसा होगा। चेंग गुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल सही, एक बार शादी की रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद क्या इसे शियाओ पिता और पुत्र को और भी सख्ती बरतने और शादी को एक अटल वास्तविकता बनाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? अगर ऐसा हुआ तो शियाओ रू का विवाह केवल शियाओ युबिन से ही हो सकता था। वे इस बारे में इतने खुलेआम तो नहीं होंगे, है ना? चेंग गुओ ने कुछ उम्मीद से कहा। वू जिंगो ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उन्हें चेंग गुओ का विचार बहुत बुरा लगा। छोटी बहन, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? चेंग गुओ ने मनमोहक मुस्कान के साथ पूछा। छोटी बहन के आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कोई योजना जरूर होगी, है ना? चूंकि आप अपनी बचपन की दोस्त के प्रति इतने वफादार हैं, इसलिए मैं अपने चाचा से उसकी शादी की रिपोर्ट तैयार करने में मदद लूंगा। तुम जाकर उससे इस बारे में बात करो। अगर मामला सुलझ गया है तो मुझे उसके कार्यस्थल की जानकारी और अन्य सूचनाएं दीजिए। वू जिंगो ने थोड़ी देर रुककर कहा, आज रात मेरी चचेरी बहन का जन्मदिन है, मैं वैसे भी वहां जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों के अपने अवलोकन से चेंग गुओ को पता था कि वू जिंगो लापरवाही से वादे करने वालों में से नहीं थे। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकती थी, लेकिन वह अपने स्वार्थी कार्यों के कारण किसी और को अपने ऊपर कष्ट नहीं सहने दे सकता था। छोटी बहन, मैं आपकी मदद की बहुत आभारी हूँ, लेकिन पहले मुझे आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना होगा जिसे शियाओ रू ने नाराज किया है। चेंग गुओ ने शियाओ बिन की और उसके बेटे शियाओ युबिन के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया, इस बात पर जोर देते हुए कि पिता और पुत्र दोनों ही बेईमान और प्रतिशोधी थे। बड़े भाई, वू जिंगो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप एक अच्छे इंसान हैं। वह हमेशा अलग-थलग रहती थी, लेकिन उस क्षण वह खिलते हुए सूरजमुखी की तरह गर्मजोशी और तीव्रता से भरी हुई थी। बड़े भाई, भाई चेंग, उसकी आवाज से जाकर चेंग गुओ शर्मा गया और हकलाते हुए बोला, माफ कीजिए, मैं। छोटी बहन, तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं अपना आपा खो बैठा। ये बहुत ही खूबसूरत है। वू जिंगो की आंखों में खुशी और भी गहरी हो गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बचपन की प्रेमिका को पता चल जाएगा और वह गुस्सा हो जाएगी? चेंग गुओ ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। भाई चेंग, सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक पल हिचकिचाते हुए वू जिंगो ने पूछा। मुझे नहीं पता, चेंग गुओ ने सिर हिलाया। जब मैं छोटा था तो पड़ोस के बच्चे हमेशा मेरे पीछे-पीछे खेलने आते थे। जैसे-जैसे हम बड़े होते गए और लड़कों और लड़कियों के बीच के अंतरों के बारे में जागरूक होते गए, हम पहले की तरह एक साथ समय नहीं बिताते थे, लेकिन हमारे माता-पिता अक्सर भोजन के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे, इसलिए हम अभी भी नियमित रूप से मिलते रहते थे। उस असहज दौर के बीच जाने के बाद हम अक्सर फिर से एक साथ खेलने लगे, लेकिन ये हमारे बचपन के बेफिक्र खेल जैसा नहीं था। इसके बजाय हम साथ में किताबें पढ़ते थे और उन विषयों पर चर्चा करते थे जिनसे हमें लगता था कि हम बड़ों की तरह बात कर रहे हैं। बाद में मेरे माता-पिता का एक हादसा हो गया और मेरे परिवार को वहां से दूर जाना पड़ा और उसके बाद से मैंने शियाओरू को फिर कभी नहीं देखा। आज शियाओरू को देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात के बाद हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आपको कभी किसी लड़की के प्रति आकर्षण महसूस हुआ है? वू जिंगो ने पूछा। चेंग गुओ के मन में अभी-अभी जो भावना उसने अनुभव की थी, वह कौन गई, लेकिन वह जानता था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं। अच्छी बात है, जब तक आपको किसी लड़की के प्रति आकर्षण महसूस नहीं होता, चाहे आपको अपनी बचपन की दोस्त के लिए भावनाएं हो या नहीं, सिर्फ साथ में अक्सर समय बिताने से ही भावनाएं विकसित हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास बचपन की दोस्ती की नींव है, भाई-बहन का स्नेह है, जो वैवाहिक स्नेह में परिवर्तित हो सकता है। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब जाओ और अपने बचपन की दोस्त को ढूंढो, मैं अपने ऑफिस वापस चलता हूँ। वू जिंगो को गायब होते देख चेंग गुओ ने अपनी आंखों में दिख रही निराशा को छुपाया और उस कमरे की ओर चल पड़ा जिसमें शियाओ युबिन ठहरी हुई थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने 2 बार हल्के से खटखटाया, अंदर आओ। परिचित आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला, दरवाजे की ओर देख रही मुस्कुराती हुई शियाओरू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर बाहर निकल गया। ली शियाओरू ने अपने दिल में दबी घबराहट को छुपाते हुए शियाओ युबिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो उसे हैरानी से देख रहा था, भाई शियाओ, वह मेरा भाई है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर शियाओ युबिन ने कहा, तो क्या वो बड़े चाचा हैं? मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये कहते हुए उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। ली शियाओरू ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, मेरा भाई काफी ईमानदार है, हो सकता है उसे मुझसे कोई काम हो, अगर तुम इस तरह बाहर जाओगी तो वह डर सकता है। क्या आपका भाई डॉक्टर है? ज़ियाओ युबिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मेरा भाई अस्पताल में छोटे-मोटे काम करता है, वह बस एक सफेद लैब कोट पहनता है। ली शियाओरू ने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, अच्छे बच्चे, बस बिस्तर पर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो जल्दी वापस आओ। ज़ियाओ युबिन ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे चूमो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। शर्म से ली शियाओरू का चेहरा लाल हो गया। वह जानती थी कि चेंग गुओ दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है और दरवाजे की दरार से सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह अपने प्रिय व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। असमंजस की स्थिति में अचानक दरवाजा खुल गया और चेंग गुओ का अधीर चेहरा दिखाई दिया। शियाओरू, जल्दी करो। शियाओ युबिन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े चाचा, अगर आपको कुछ कहना हो तो अंदर आ जाए, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। चेंग गुओ के सच बताने के डर से ली शियाओरू ने घबराकर अपनी आंखों से इशारा करते हुए धीरे से कहा, भाई शियाओ, कृपया थोड़ी देर यहाँ अकेले प्रतीक्षा करें, मेरे भाई का स्वभाव बचपन से ही गुस्सैल है, आपको नाराज करना अच्छा नहीं होगा। शियाओ युबिन ने चेंग गुओ को संदेह भरी नजरों से देखा। शियाओरू, क्या वह सचमुच तुम्हारा भाई है? वह देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता और न ही वह आपके माता-पिता से मिलता-जुलता है। कौन झूठा दावा करेगा कि वे भाई हैं? मेरे 2 भाई और 1 बहन है। भाई शियाओ, आप ये जानते ही हैं। ली शियाओरू ने शांत भाव से जवाब दिया। शियाओ युबिन ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ और जल्दी वापस आना। ली शियाओरू ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला और उसे बिस्तर के पास वाली अलमारी पर रखने के बाद मुड़कर चली गई। भाई, तुम्हें क्या चाहिए? ली शियाओरू की आवाज दूर से फीकी पड़ती सुनकर शियाओ युबिन की भौहें आखिरकार तन गईं, फिर भी वह बेचैन महसूस कर रहा था। बिस्तर से उठकर वह दरवाजे के पास गया और आधा सिर बाहर निकाल कर झांका, तो उसने देखा कि ली शियाओरू उस आदमी के पीछे सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह उनके पीछे भागा। दफ्तर लौटने के बाद जिंगसे ने उसकी ओर देखा और पूछा, चेंग गुओ कहाँ है? वह एक दोस्त से मिलने गया है, वह जल्दी वापस आ जाएगा।
कौन सा दोस्त? जिनसे ने अपना पेन नीचे रख दिया। वह तो सारा दिन दोस्तों से मिलने में व्यस्त रहा, उसके इतने सारे दोस्त कब से हो गए? वह उसका बचपन का दोस्त है, वे सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे और अभी अभी मिले हैं। लड़की किसी मुसीबत में फंस गई थी और वह उसकी मदद करना चाहता था। ओह, जिनसे ने सिर हिलाया। जहां तक इन निजी मामलों की बात है, वह जरूरत से ज्यादा पूछने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि वह चेंगुओ के गुरु थे और अपने शिष्य के ठिकाने को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। मैं निर्देशक सॉन से मिलने जा रहा हूँ। अगर कोई बात हो तो आप मुझे उनके ऑफिस के एक्सटेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उनके बोलते ही जिन से दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वू जिंगो ने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की और काफी देर तक गायब होते दरवाजे को देखती रही, फिर अपना सिर घुमाकर धीरे से आह भरी और किताब पर अपना सिर टिकाते हुए अपने हाथ में कलम को लापरवाही से घुमाती रही। एक छोटी लड़की के विचार, उन्हें कौन समझ सकता है? निर्देशक सॉन का कार्यालय पहली मंजिल पर है। जैसे ही जिन से सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अचानक उसकी टक्कर कोने से मुड़ रहे एक व्यक्ति से हो गई। वह झट से पीछे हट गया और उस व्यक्ति को पहचानते ही उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसे देखकर शाओ युवेन भय से कांप उठा और अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। काफी बहादुर हो तुम, जिनसे ने व्यंग्य से कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दांत दोबारा तोड़ने के बाद मैं तुम्हें उन्हें ठीक नहीं करवाने दूंगी? जिनसे, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। अगर तुमने दोबारा तमाशा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ज़ियाओ युवेन ने गुस्से से कहा और फिर वार्ड की ओर दौड़ पड़ा, मानो उसे डर हो कि अगर वह एक कदम भी धीमा हुआ तो जिनसे उसके दांत फिर से तोड़ देगा। चाहे अस्थायी दांत भी हो, दांत ही होते हैं तो जारी रहेगा। निर्देशक जिंग, आप यहाँ हैं। जिनसे को दरवाजा खोलते देख वान जिंग झट से उठकर उनका स्वागत करने लगी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था जैसे वह मुश्किल से छिपा पा रही थी। जिनसे ने उसकी ओर से हिलाया और सोंग शियाओयू की ओर चल पड़ा, जो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। क्या आप कृपया मुझे उस भाव से न देखें? क्या आप कभी कभार ही आते हैं? क्या मुझे थोड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता? सोंग शियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंगी परसों इसी बारे में बात कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि जल्दी करो और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कहेगी। जिनसे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। स्पष्टतः आपने मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, तभी तो आप पात्र के व्यक्तित्व के अनुसार संवाद कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं संवादों को अपने हिसाब से ढालने वाली अभिनेत्री हूँ? सोंग शियाओयू हंसी और सिर हिलाते हुए बोली, फिर सीधे मुद्दे पर आई, आपको मुझसे क्या चाहिए? मुझे बताओ। जिनसे का चेहरा गंभीर हो गया। मैं लिन चुक्सिया के लिए अध्ययन सामग्री लेने आया हूँ। उसे शायद कुछ और दिनों तक घर पर ही रहना पड़े। मैं बस आपको पहले से सूचित करना चाहता था। हम इन्हें वापस उसे दे दो। सोंग शियाओयू ने दस्तावेजों से भरा बैग जिनसे को सौंपते हुए कहा, चूंकि तुम ये काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें करने देती हूँ। मैं उसका भाई हूँ, इसलिए मुझे उसकी चिंता करना स्वाभाविक है। जिनसे ने दस्तावेजों का थैला उठाया, हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। जल्दी करो और एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, अपनी माँ को परेशान मत करो। सोंग शियाओयू ने उसे एक बार फिर याद दिलाया। जिनसे ने पीछे मुड़कर कहा, निर्देशक सॉन, क्या आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको निर्देशक सॉन कहकर क्यों संबोधित करती हूँ? सोंग शियाओयू ने हैरानी से पलकें झपकाई और पूछा, क्या इसके पीछे कोई कारण है? बेशक, जिनसे ने कंधे उचकाते हुए कहा, एक पल तुम मेरी माँ की दोस्त होती हो, अगले ही पल तुम मेरी बहन की दोस्त बन जाती हो। मुझे सच में नहीं पता कि आपको आंटी कहूँ या बहन, इसलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्टर सॉन्ग ही कह सकती हूँ। ठीक है, बस इतना कह दो कि मुझे बेवजह दूसरों के मामलों में दखल देना अच्छा लगता है। सोंग शियाओयू ने बात आते हुए कहा, मुझे जो चाहो कहो, बस मेरी सलाह को गंभीरता से लेना। जिनचे, जब से जो मिकान की शादी हुई है तब से उसे हमेशा जल्दबाजी करने के लिए एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसकी मां ने अप्रत्यक्ष दबाव, परोक्ष हमलों और प्रत्यक्ष टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक सहायकों को काम पर लगा दिया। वे उसे कहां धकेलने की कोशिश कर रहे थे? शिक्षक, निदेशक जिंग, क्या वह लिन चुक्सिया की चचेरी बहन है? कदमों की आवाज दूर होते देख वान जिंग ने उत्सुकता से पूछा। सोंग शियाओयू ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग। शिक्षक जी, निर्देशक जिंग को गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल जाती? ऐसा नहीं है कि वह तलाश नहीं कर रहा है, बस अभी तक उसे सही साथी नहीं मिली है। सोंग शियाओयू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, उसके मामलों में इतनी उत्सुक क्यों? क्या तुम्हारी उस पर नजर है? शिक्षक महोदय, हमारे अस्पताल में अविवाहित डॉक्टरों और नर्सों में से कितने लोग निदेशक जिंग के प्रति उदासीन हैं? मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। वान जिंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक जी, क्या आप हमारी मुलाकात करवाने पर विचार करेंगे? लगता है तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। सोंग शियाओयू ने हंसते हुए कहा, लेकिन परदेसियों के खेतों पर ओस नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद शिक्षक जी। वान जिंग ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। तुम कुछ सालों से मेरे साथ हो, तुमने भी काफी मेहनत की है, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मेरा स्वाभाविक है। सोंग शियाओयू ने ईमानदारी से कहा। वान जिंग की आंखें अचानक लाल हो गईं। ठीक है, अब इतना नखरे मत दिखाओ। सोंग शियाओयू हंसते हुए बोली और हाथ हिलाकर बोली, बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा खा लो, मुंह ठीक हो जाएगा। आज दोपहर हमें और भी मरीज देखने हैं। मैं बस भावुक हो गई हूँ। वान जिंग ने उठते हुए बुदबुदाया, शिक्षक जी, मैं थोड़ी देर टहलने जाती हूँ और आपका दोपहर का खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। कार्यालय से निकलते समय वान जिंग थोड़ा हिचकिचाई और जिंगजे के कार्यालय की ओर चल पड़ी। दस्तक दस्तक, अंदर आए। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहाँ केवल जिंगजे का प्रशिक्षु वू जिंगो अकेला खड़ा था। क्या निर्देशक जिंग अभी तक वापस नहीं आए? वू जिंगो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उसे कुछ काम था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हो सकता है वह आज दोपहर तक वापस न आए। मैं समझ गई। वान जिंग की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन फिर ये याद करके कि वू जिंगो और चुक्सिया दोनों महिला चिकित्सा दल से थी, उसकी आंखें फिर से चमक उठी। क्या आप लिन चुक्सिया के साथ अच्छी संबंध रखती हैं? वू जिंगो ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में नहीं। क्या आपको पता है कि वह जिंगसे की चचेरी बहन है? मैंने नहीं किया। मैं समझ गई। वान जिंग मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। उसे अपने गृहनगर में और अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है। मैंने तो बस ही इसका जिक्र किया था। जब लिन चुक्सिया वापस आएगी तो हम सब एक साथ मिलेंगे। मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। ठीक है। वू जिंगो ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। यह महसूस करते हुए कि वू जिंगो ज्यादा बातचीत नहीं करता था और यह आशंका जताते हुए कि उससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, वान जिंग उठकर जाने लगी। तो मैं चलती हूँ, मैं बाद में डायरेक्टर जिंग से मिलने आऊंगी। ठीक है, मैं शिक्षक को संदेश दे देता हूँ। वू जिंगो खड़ा हुआ और वान जिंग को दरवाजे तक ले गया। उसके पूरी तरह गायब हो जाने तक इंतजार किया और फिर दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया। जिंग से की मेज पर एक नजर डालते हुए उसकी आंखों में चिंतन की एक झलक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि वान जिंग भी टीचर जिंग को पसंद करने लगी थी। आखिर इस अस्पताल में कितनी अविवाहित महिला डॉक्टर और नर्सें थी जिन्हें उसमें दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि, आकर्षक रूप रंग, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी शिक्षा, अच्छी कौशल और उपराष्ट्रपति जिंग का बेटा, भला ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? लिन चुक्सिया और जिंगजे के बीच के रिश्ते को लेकर वह हमेशा से कुछ हद तक उलझन में रही थी। चिकित्सा दल के साथ रहने के दौरान उसने देखा था कि जिंगजे लिन चुक्सिया को काफी पसंद करता था और उस समय उसने ये भी सोचा था कि लिन चुक्सिया ही जिंगजे की शिष्या बनेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये सौभाग्य उसे मिल गया। उस समय वह अवाक रह गई थी। हे भगवान, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के परिवार का वंशज पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन करने क्यों आएगा? बेशक इसके पीछे कोई कारण था। ये सच था कि उनका परिवार पारंपरिक चीनी चिकित्सा की परंपरा से आता था, लेकिन उस बड़ी आपदा के बाद और आजकल पारंपरिक चीनी चिकित्सा की निम्न स्थिति को देखते हुए केवल वही और उनके छोटे चाचा ही थे जिन्होंने ओल्ड मास्टर वू से पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखना जारी रखा। उसके पिता, चाचा और चाची सभी सरकारी नौकरी में शामिल हो गए थे। बेशक ओल्ड मास्टर वू के संपर्कों पर भरोसा करते हुए वे सभी काफी अच्छा कर रहे थे। हालांकि ओल्ड मास्टर वू को अपने बच्चों के आधिकारिक करियर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी इच्छा पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा देने और सम्मानित करने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से न तो उनमें और न ही उनके छोटे चाचा में ओल्ड मास्टर वू को संतुष्ट करने की प्रतिभा थी। दरअसल ओल्ड मास्टर वू जिस एक व्यक्ति से संतुष्ट थे वह जिंग से ही था। जिंग से कभी ओल्ड मास्टर वू के शिष्य थे और इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ओल्ड मास्टर वू की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी।
हालांकि जब ओल्ड मास्टर वू खुद मुश्किलों में फंस गए और अब पढ़ नहीं सकते थे, तो जिनसे ने अंततः पश्चिमी चिकित्सा को चुना। ये बात ओल्ड मास्टर वू के दिल में सबसे बड़ा अफसोस थी। वह विशेष रूप से ओल्ड मास्टर वू के प्रति इस खेद को दूर करने के लिए आई थी। ऐसा करते समय उसने ओल्ड मास्टर वू को इस बारे में नहीं बताया। बीच में ही चिकित्सा दल में शामिल होना एक ऐसा अनुरोध था जो उसने अपने दूसरे चाचा से किया था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से और उसकी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। वह जानती थी कि जिंगजे की वर्तमान उपलब्धियों को देखते हुए उसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए उसे एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ा, जिसमें उसे धीरे-धीरे उसे बदलने के लिए प्रभावित करना था। उन्हें विश्वास था कि एक बार जब वह पारंपरिक चीनी और पश्चिमी चिकित्सा के एकीकरण के शक्तिशाली उपचार प्रभावों को देख लेंगे, तो संभवतः उन्हें फिर से ओल्ड मास्टर वू का शिष्य बनने में रुचि होगी। अगर उसने अपने जलते हुए चेहरे को हाथों से ढक लिया और अपना सिर जोर से हिलाया, खुद को मजबूर करते हुए उस तीव्र होते विचार को दूर भगाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई, तो उसकी योजना शायद असफलता के कगार पर थी। अब भी दादाजी उसके स्पष्ट विश्वासघात से निराश थे। कई बार सच उसके मुंह में था, लेकिन उसने उसे दबा दिया और कुछ नहीं बोला। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वह दिन आएगा जब वह खुलकर बोल सकेगी, तो उसे अपने दादाजी को ये बताना पड़ेगा कि उसने उनके प्रिय शिष्य को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही। चेंग गुओ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और चेहरे पर उत्साह की लाली लिए अंदर प्रवेश किया। जब उसने देखा कि जिंग से वहां नहीं है, तो उसने अपनी आवाज धीमी करके पूछा, शिक्षक जिंग कहाँ है? वू जिंगो ने अपने विचारों को समेटते हुए उदासीनता से कहा, वह घर चला गया है। वह मान गई और वह विशेष रूप से खुश थी। चेंग गुओ ने करीने से मुड़ा हुआ एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा वू जिंगो को देते हुए कहा, कृपया छोटी बहन, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सहपाठी हैं, एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। वू जिंगो ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर गलती से कुछ अटक जाए तो मुझे दोष मत देना। चेंग गुओ ने तुरंत कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आपकी मदद करने की तत्परता के लिए मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। दोपहर में लिन चुक्सिया को सामग्री पहुंचाने और दोपहर का भोजन करने के बाद जिंग से अस्पताल लौट आया और रास्ते में उसने लिन चुक्सिया द्वारा लुओ शियाओकियों के लिए भेजा गया भोजन भी पहुंचा दिया। चुक्सिया अब कैसी है? पिछले कुछ दिनों से लुओ शियाओकियों बहुत चिंतित थी, लेकिन वह बार-बार छुट्टी नहीं मान सकती थी और बात करने के लिए कोई न होने के कारण वह चिंता से लगभग फट रही थी। वह काफी अच्छा कर रही है, चिंता मत करो, जिंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुझसे कहा है कि तुम खूब पढ़ाई करो और उसके बारे में चिंता मत करो। जब वह वापस आएगी तो वह देखना चाहेगी कि किसने अधिक प्रगति की है। शिक्षिका जिंग, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जिंगजी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बिल्कुल सही, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लुओ शियाओकियों ने अपने संदेह को धज्जियां उड़ाते हुए कहा, शिक्षक जी, अगर चुक्सिया के बारे में कोई नई जानकारी मिले तो मुझे तुरंत बताइए। ठीक है, क्या वह छुट्टियां खत्म होते ही वापस आ पाएगी? इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इसके बाद लुओ शियाओकियों ने बिना कोई और सवाल पूछे विनम्रतापूर्वक जिंगजे को विदाई दी। दोपहर में झाओ किलियांग उससे मिलने आया और उसने अपनी चिंताएं बताई। शिक्षक ने कहा कि चुक्सिया ठीक रहेगी, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि वह समय पर वापस नहीं आ सकती। मेरा दिल उथल-पुथल में है। नासमझ लड़की, झाओ किलियांग मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, उसकी बात सच हो या झूठ, तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेवजह चिंता करना बंद करो। अरे, लुओ शियाओकियों नाराज हो गई। चुक्सिया तुम्हारी चचेरी बहन है और तुम उसके प्रति इतने लापरवाह हो, ये वाकई निराशाजनक है। चुक्सिया की चिंता करना और परेशान होना ही तो चिंता करना है। झाओ किलियांग ने बेबस मुस्कान के साथ कहा, मैं 1 साल से अधिक समय से सेना में हूँ और मैं झोउ परिवार की स्थिति को आपसे बेहतर जानता हूँ। निश्चिंत रहें, झोउ परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उनमें चुक्सिया की अच्छी तरह से रक्षा करने की पूरी क्षमता है। हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हम कोई परेशानी पैदा न करें। परेशानी पैदा न करना ही हमारी सबसे बड़ी मदद हो सकती है, समझे? मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए लुओ शियाओकियों ने कहा, मैं निदेशक से मदद मांगना चाहती हूँ। अगर शिक्षिका जिंग के पिता उपाध्यक्ष होने के नाते चुक्सिया की रक्षा कर सकते हैं, तो निदेशक जो उनसे भी उच्च पद पर हैं, उनकी रक्षा और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इस तरह का उच्च स्तरीय संघर्ष वैसा नहीं है जैसा आप कल्पना करते हैं। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम गलत व्यक्ति से मदद मांगते हैं और कोई सुराग छोड़ देते हैं, तो इससे केवल चुक्सिया को ही नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत पेचीदा है। लुओ शियाओकियों का छोटा सा सिर नीचे झुका और वह हताशा से बुदबुदाई, बस ऐसे ही इंतजार करते करते मैं पागल हो रही हूँ। अभी आप किसी काम में मदद कर सकते हैं, झाओ किलियांग ने कहा। यह क्या है? लुओ शियाओकियों की आंखें चमक उठी। ये तुम्हारे भाई के बारे में है, मुझे उसकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लुओ शियाओकियों ने अपने भाई से पूरी तरह निराश होकर आह भरी। जब चुक्सिया की शादी हुई तो वह अपने माता-पिता के साथ अपने भाई से मिलने गई, जिससे केवल गुस्सा ही पैदा हुआ। अपने माता-पिता को देखते ही उसका पहला सवाल यह नहीं था कि वे वहां कैसे आए या पिछले कुछ महीनों में वे कैसे रहे, बल्कि यह था कि झोंग होंगेंग कैसी है। उसके माता-पिता, उसके अपने खून के रिश्ते, उस महिला से कम मायने रखते थे जो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके माता-पिता कितने निराश हुए होंगे। ठीक उसी समय उसने मुंह बनाया और सवाल किया कि क्या उसके माता-पिता उसके लिए बिल्कुल भी मायने रखते हैं। लेकिन उसके भाई ने जोर देकर तर्क दिया कि चूंकि उनके माता-पिता ठीक उसके सामने थे, तो पूछने की क्या बात थी। उस पर तो उसका मन किया कि उसे एक थप्पड़ मार दे। चुक्सिया ने बताया था कि पिछली बार जब अंकल बाओहे और आंटी युलान आए थे, तो उसके भाई ने प्याज के पैनकेक खाए थे और कहा था कि उसे अपने माता-पिता की याद आ रही है, लेकिन शायद उसे झोंग होंगेंग की याद आ रही थी, है ना? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि झोंग होंगेंग पहले ही सेना में भर्ती हो चुकी थी और उसे इस बात का पता भी नहीं था। इसका क्या तात्पर्य था? अगर उसे इस बात का डर न होता कि वह कुछ गंभीर कदम उठा सकता है, तो वह उसी समय सच्चाई बता देती। आखिरकार महीनों से अपने भाई को न देख पाने और माता-पिता के हमेशा अपने बेटे के बारे में चिंतित रहने के कारण भले ही वे निराश और दुखी थे, उन्होंने उसे डांटा नहीं। हालांकि चूंकि उसका भाई पूरे समय झोंग होंगेंग का जिक्र करता रहा, इसलिए जल्द ही उसके माता-पिता वहां से चले गए। जब तक उसके माता-पिता चले नहीं गए, उसके भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि वे अचानक सिटी में क्यों आ गए थे। उस समय उसे उसके प्रति वाकई में ठंडापन महसूस हुआ, लेकिन भले ही उसने कहा कि वह इस मामले से निपटना नहीं चाहती, फिर भी उसका दिल बेचैन था। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए और उसके माता-पिता और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। उसकी चिंता को समझते हुए झाओ किलियांग ने उसे थपथपाकर दिलासा दिया, यह कोई गंभीर बात नहीं है। वह आजकल कुछ परेशान सा रहता है, खाने और सोने के अलावा वह लगातार प्रशिक्षण ले रहा है, शायद अभी भी झोंग होंगेंग को लेकर। मैं ज्यादा कुछ नहीं मान सकता, वो तुम्हारा सगा भाई है और इस समय उसे पारिवारिक देखभाल की जरूरत है। लुओ शियाओकियों ने गुस्से से कहा, उसे बस झोंग होंगेंग की जरूरत है, उसे परिवार की क्या जरूरत है? दरअसल वह काफी सरल स्वभाव का है, एक बार जब वह किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, तो वह उसे अंत तक पूरा करता है। दीवार से टकराने के बाद वह मुड़ पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसे रास्ता दिखाता है या नहीं, झाओ किलियांग ने कहा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लुओ शियाओकियों ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं अब जाकर डीन से छुट्टी मांग लेती हूँ। खेल के मैदान में लुओ होंग की दोपहर के अवकाश के दौरान बिल्कुल अकेला था। उसका चेहरा लाल हो गया था, पसीने से भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और वह उन्मत्त होकर बड़े-बड़े चक्कर लगा रहा था। शुरुआत में तो सब लोग हंगामा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन आजकल ये सामान्य बात हो गई है, झाओ किलियांग ने लुओ शियाओकियों को समझाया। लुओ शियाओकियों ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था क्योंकि वह मैदान पर उस आदमी को देख रही थी, जो थका हुआ होने के बावजूद भी पूरी लगन से खेलता रहा। अचानक उसका आक्रोश, उसकी नफरत गायब हो गई। शायद यह उनका स्वभाव ही था, एक बार जब वह किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे, तो भले ही वह उनकी क्षमता से परे हो, फिर भी वह पूरी कोशिश करते थे कि उसे पूरा कर सकें। किसी को पसंद करने का मतलब सिर्फ उसे अपने दिल और आंखों में देखना होता था। अगर कोई उसके बारे में बुरा बोलता, तो वह सुनता नहीं, अगर कोई उसकी तारीफ करता, तो वह बच्चे की तरह खुश हो जाता। बात बस इतनी सी है कि उसने गलत इंसान से प्यार कर लिया था, इसलिए
उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ, यह एहसास होने पर कि एक परिवार के रूप में वे वास्तव में उसे समझ नहीं पाए थे, बल्कि केवल उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। वह बस एक ऐसा आदमी था जो अपनी बारी नहीं ले सकता था। भाई, लुओ शियाओकियोन ने आगे बढ़कर धीरे से पुकारा। भाई, उसने अपनी आवाज ऊंची की। वह अभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। झाओ किलियांग ने आगे बढ़ते हुए कहा और लुओ होंकी को पकड़ लिया, जो ऊपर चढ़ने की बेताब कोशिश कर रहा था, और उसे शांत करने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अचानक हुए इस हमले से हैरान होकर लुओ होंकी ने अपना सिर बेजान तरीके से घुमाया। उसकी निगाहें कुछ देर तक झाओ किलियांग के चेहरे पर टिकी रहीं और फिर उसने यांत्रिक रूप से अपना चेहरा वापस घुमा लिया। भाई, लुओ शियाओकियोन उसके सामने खड़ी हो गई और उसे जोर से घूंसा मारते हुए बोली, इस तरह खुद को प्रताड़ित करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? लुओ शियाओकियोन को काफी देर तक खाली निगाहों से देखते हुए लुओ होंकी ने आखिरकार एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे माता पिता क्या करेंगे? वे पहले से ही बूढ़े हैं और अब और बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्या आप उन्हें मारना चाहते हैं? झाओ किलियांग के होंठ फड़कने लगे। उसे नहीं पता था कि अगर उसके ससुराल वालों को ये पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मैं, लुओ होंकी ने लड़खड़ाती आवाज में एक शब्द कहा और फिर रुक गया। लुओ शियाओकियोन ने तुरंत उसे पानी की बोतल थमा दी, जिसे वह विशेष रूप से लाई थी, और यहाँ तक कि झाओ किलियांग ने भी उसकी इस विचारशीलता के लिए उसकी प्रशंसा की। गटक गटक पानी की बोतल गटकने के बाद लुओ होंकी के चेहरे की रंगत में आखिरकार थोड़ा सुधार दिखने लगा। मैं दूसरी बोतल लेने जाता हूँ। झाओ किलियांग ने खाली पानी की बोतल उठाई, लुओ शियाओकियोन को हाथ हिलाकर विदा किया और फिर चला गया। भाई, लुओ शियाओकियोन ने लुओ होंकी का हाथ पकड़ते हुए ऊपर उसकी ओर देखा। जब हम छोटे थे तो जब दूसरे मुझसे लड़ते थे तो तुम कभी मेरा साथ नहीं देते थे, तुम बस मुझे देखते रहते थे। तब मुझे तुमसे बहुत नफरत थी। काश कोई तुम्हें पीट देता कि मैं किनारे से ये सब देख सकूं। लेकिन तुम्हारी लंबाई और ताकत को देखते हुए किसी ने भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए इतने सालों में मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई कि मैं तुम्हें तंग होते हुए देखूं। लेकिन आज आपको इतना दुखी देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। भाई, क्या तुम आज से अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर सकते हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा करेंगे ताकि जब मेरी शादी झाओ किलियांग से हो तो वह मुझे परेशान करने की हिम्मत न करे। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ शियाओकियोन ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बीच-बीच में उसे भाई कहकर पुकारती रही और साथ ही चंचल अंदाज में अपना हाथ हिलाती रही। अंततः लुओ होंकी की खाली निगाहें नम पड़ गईं और उसने स्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है। लुओ शियाओकियोन ने शरारती अंदाज में उसे हिलाते हुए कहा, भाई, थोड़ा जोर से बोलो। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है। इस बार लुओ होंकी की आवाज स्पष्ट थी और अपनी बहन की ओर सीधे देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम, लुओ शियाओकियोन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, फिर उसके कंधे से आधा सककर उसकी बांह को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। कुछ देर तक बहन के कुछ और न बोलने पर लुओ होंकी अधीर हो गया। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मेरा ये हाल क्यों हुआ? अगर भाई मुझे बताना चाहेगा तो बता देगा, अगर नहीं तो पूछने से तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। लुओ शियाओकियोन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, लगता है तुम मुझे बताना चाहते हो, है ना? झोंग होंगेंग भी सेना में भर्ती हो गई। हम, उसका हमारे दस्ते के नेता लियू के साथ संबंध बन गया है। आह, लुओ शियाओकियोन का संयम टूट गया। खबर बहुत ही चौंकाने वाली थी। नेताओं ने झोंग होंगेंग की नौसिखिया अवधि समाप्त होते ही स्क्वाड लीडर लियू से शादी करने की मंजूरी दे दी। जश्न मनाने के लिए टीम लीडर ने हम सभी को रात के खाने पर आमंत्रित किया और वह भी वहां मौजूद थी। हाँ, जैसे ही उसने उसे देखा, उसे लगा कि वह भ्रम में है। उसे महीनों से उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। वह दिन रात तरसता रहता था, इस डर से कि अगर उसने सेना छोड़ दी तो वह उससे शादी नहीं करेगी, वरना वह बहुत पहले ही घर वापस आकर पता लगा लेता कि क्या हो रहा है। यही कारण था कि वह लगातार अपने माता-पिता से झोंग होंगेंग के बारे में खबर पूछता रहता था। वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित था। उसे लगता था कि उसके परिवार के साथ कुछ हुआ होगा। वह उसे हर महीने की तनख्वाह भी भेजता था, लेकिन वह अचानक इस तरह उसके सामने प्रकट हो गई। जब उसने उसे देखा तो वह चौंक गई, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। उन सभी पत्रों के बाद भी उसे उसकी तैनाती के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं थी। आप कितने उदासीन हो सकते हैं। उस रात उसने खुद को संयमित रखा। सौभाग्यवश, चूंकि वह शायद ही कभी बोलता था, इसलिए किसी ने भी उसके असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन झोंग होंगेंग ने उसे मिलने का समय निकाला और उसे चेतावनी दी कि वह उनके अतीत के संपर्कों का जिक्र न करे, अन्यथा वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। वह किस तरह से विनम्र नहीं होगी, यह उसने नहीं बताया। लेकिन स्नेह से रहित उसकी ठंडी आंखें उसके मन में गहराई से अंकित हो गईं। उस रात उसने उसे बेनकाब क्यों नहीं किया? क्योंकि भले ही वह गुस्से में था, वह नहीं चाहता था कि उसके साथियों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाए। लेकिन असल में दरअसल उसने उसे ऐसी नजरों से चेतावनी दी। उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, बस मुड़कर चला गया। तब से उसे पता ही नहीं था कि वह किस तरह के दिन जी रहा था। वह केवल अत्यधिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही खुद को सुन्न कर सकता था। अपने साथियों की चेतावनियों, नेताओं की बातों, उसने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर लुओ शियाओकियों को ऐसा लगा जैसे उसका दिल लगातार दर्द से सिकुड़ रहा हो। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि अगर वे उसे झोंग होंगेंग के बारे में असली खबर बता देंगे तो वह कुछ अनुचित काम कर सकता है। असल में वे उसे कभी समझ ही नहीं पाए। अब वह जिस दौर से गुजर रहा था, वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर था। फिर भी वह इसे इस तरह से संभाल रहा था कि खुद को चोट तो पहुंचा रहा था, लेकिन किसी भी हद तक नहीं जा रहा था। भाई, तुमने उससे सामना क्यों नहीं किया? लुओ शियाओकियोन ने पूछा। पूछने का क्या फायदा? वह कभी मेरे साथ नहीं होगी। लुओ होंकी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वह एक बेहतर जीवन चाहती है, मैं उसके लिए इसे बर्बाद नहीं कर सकता। लुओ शियाओकियोन, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। एक पल रुककर लुओ होंकी ने आगे कहा, मैं बचपन से ही उसे पसंद करता रहा हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि वह सुंदर और काबिल है, उसमें सब कुछ अच्छा था। जिन दिनों वह मेरी तरफ ध्यान देती थी, वे दिन मेरे लिए काफी अच्छे थे। खैर, अब वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैं उसकी शादी बर्बाद कर दूं तो ये सही नहीं होगा। लुओ शियाओकियोन ने अपने भाई को टकटकी लगाकर देखा। शायद वह सच्चे प्यार का मतलब नहीं समझता था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। ये झोंग होंगेंग का दुर्भाग्य था या शायद यह उसके लिए अच्छा ही हुआ। झोंग होंगेंग अपने भाई के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। भाई, अच्छा प्रदर्शन करो। हमारे अस्पताल में कई अविवाहित नर्सें हैं। अगर आप स्क्वाड लीडर के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं तो मैं आपको आपकी पसंद का कोई व्यक्ति ढूंढने में मदद करूंगा। मैं किसी को ढूंढना नहीं चाहता। लुओ होंकी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहता हूँ, अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहता हूँ और गांव को उनका उपहास करने नहीं देना चाहता। जारी रहेगा। बहुत देर हो गई, अफसोस। मैं कल से और भी मेहनत करूंगा। अगर भाई वाकई हमारे माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता है तो वह सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। वह जानता है कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लुओ शियाओकियोन ने सलाह दी। झोंग होंगेंग मेरे साथ नहीं रहेगी क्योंकि वह सोचती है कि मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक सिपाही हूँ। काफी देर रुकने के बाद लुओ होंकी ने आखिरकार कहा, मैं भी दस्ते का नेता बनना चाहता हूँ। भाई, लुओ शियाओकियोन ने अपने भाई को अवाक होकर देखा। तो क्या उसने अभी भी झोंग होंगेंग पर उम्मीद नहीं छोड़ी है? ये बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुरूप था। उनके सीधे साधे स्वभाव के कारण उन्हें जाने देना आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचना पहले से ही अच्छी प्रगति थी। वह एक साथ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, भाई, अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो सैन्य अकादमी में आवेदन करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए लुओ होंकी ने कहा, मैं ये सब नहीं सीख सकता। गणित के सवाल देखकर ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। मेयन, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं सैन्य अकादमी में आवेदन नहीं करती तो मैं स्क्वाड लीडर लियू की बराबरी नहीं कर पाऊंगी? अपने भाई की आंखों में चिंता का भाव देखकर लुओ शियाओकियोन ने अपने दिल को मजबूत किया और पूछा, भाई, क्या आप मुझे अपने सच्चे विचार बता सकते हैं? जैसे आप अभी जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमारे माता पिता के लिए है या झोंग होंगेंग के लिए है?
मैं लुओ होंग की पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर मैं एक अधिकारी बन जाऊं और कुछ हासिल कर लूं तो हमारे माता पिता को गर्व होगा और झोंक होंगे मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखेगी। मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, बस बात यह है कि अपने भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए लुओ शियाओकियोंग ने कहा, तुम बस उसे पछतावा करवाना चाहते हो। लुओ होंकी ने सावधानी से अपनी बहन की ओर देखा। मेलिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई बुरा है? आखिरकार मुझे राहत मिली। लुओ शियाओकियोंग के चेहरे पर सचमुच सुकून झलक रहा था। भाई, उसे पछतावा होते देखना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसमें बुराई क्या है? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। मुझे लगा कि उसके द्वारा इतना घिनौना काम करने के बाद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो। ऐसा होना नामुमकिन होता। सिर हिलाते हुए लुओ होंकी ने कहा, शादी नहीं होगी। अगर वह मुझसे शादी करना भी चाहे तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अब इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। अगर मैं उससे शादी भी कर लूं तो भी अगर कोई बेहतर इंसान मिल जाए तो वह मुझे तलाक दे देगी। अपने भाई के दूरदर्शी विचारों को देखकर लुओ शियाओकियोंग अवाक रह गई। वैसे हमारे माता पिता अचानक क्यों आ गए? लुओ होंकी ने पूछा। आखिरकार हमारे माता पिता के लिए चिंता दिखा रहे हो? लुओ शियाओकियोंग ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें अभी भी चुक्सिया की शादी के बारे में नहीं पता है ना? उसकी शादी हो गई। लुओ होंकी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। किससे? तुम? लुओ शियाओकियोंग ने झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ा। पिछली बार जब अंकल बाओहे और आंटी यूलान आए थे तो तुमने रेजिमेंटल कमांडर झो को उन्हें माता पिता कहते हुए खुद सुना था। फिर भी तुम झाओ की लियांग के झांसे में आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। चुक्सिया ने रेजिमेंटल कमांडर झो से शादी कर ली। लुओ होंकी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये खबर उनके लिए झोंग होंगेन की स्क्वाड लीडर लियू से शादी करने की खबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आखिरकार उसके मन में झोंग होंगेन चुक्सिया से ज्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसका एक दस्ते के नेता से शादी करना स्वाभाविक प्रतीत होता था। रेजिमेंटल कमांडर झो स्वयं कमांडर झो पूरी सेना में एक किंवदंती है, हर किसी की प्रशंसा के पात्र हैं। और क्या सच में उसे चुक्सिया पसंद आ गई है? क्या आपको इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत है? चुक्सिया इतनी सुंदर है, कमांडर को वह पसंद आने में क्या गलत है? लुओ शियाओकियोंग ने उपहास करते हुए कहा, मुझे सच में आपकी बात समझ नहीं आती। आपने चुक्सिया को कभी इतना अच्छा क्यों नहीं समझा? लेकिन खैर, अब जब वह कमांडर झो की पत्नी है तो इस बारे में आपसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अरे हाँ, चुक्सिया नहीं चाहती कि कमांडर से उसकी शादी के बारे में बहुत से लोगों को पता चले, इसलिए भाई इस बात को किसी को मत बताना। अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें बात नहीं बताता। क्या हमारे माता पिता चुक्सिया की शादी में शामिल होने आए थे? हाँ, लुओ शियाओकियोंग ने उसे चुटकी काटते हुए कहा, जब तुम्हारे पास समय हो तो हमारे माता पिता को एक पत्र लिख देना। वे बहुत चिंतित होकर चले गए। लुओ होंकी ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं आज रात लिखूंगा। मेयन, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा नाम अब लुओ शियाओकियोंग है। लुओ होंकी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेयन नाम बेहतर लगता है। लुओ शियाओकियोंग ने अपना माथा रगड़ा अपने भाई की हठधर्मिता पर। ठीक है, उसे जो चाहे कहने दो। जब लुओ होंकी अपने छात्रावास में लौटा तो तीसरी टुकड़ी के उसके साथी अभी अपनी नींद से जागे थे। उसके कदमों की आहट सुनकर वे सब एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। शाओ लुओ, क्या हुआ? शाओ जियान ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं। तो फिर आपने प्रशिक्षण जारी क्यों नहीं रखा? ठीक है, उन्हें लुओ होंकी को झपकी के बाद भीगे हुए और चेहरे पर लाली लिए हुए आते देखने की आदत हो गई थी। अब उसे केवल पीठ गीली और चेहरा सामान्य देखकर उन्हें असामान्य लगा। मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी, लुओ होंकी ने कहा। शाओ जियान उत्सुकता से लुओ होंकी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। शाओ लुओ, क्या वह युवती सैनिक जो तुम्हारी बहन के साथ आई थी वह भी आई है? बाकी सभी लोग आशावान दिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई गलत इरादा था, उन्हें बस लगा कि ये दृश्य देखना सुखद होगा। वह नहीं आई, वह नहीं आई। ज़ियाओ जियान ने दोहराया और निराशा से अपने बिस्तर पर लौट आया। आह भरते हुए बैठ गया, बेवजह खुश हो गया। बस करो, अब तुम्हें दिवास्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। वह परी की तरह खूबसूरत है, वह तुम पर क्यों मोहित होगी? बिना कोशिश किए मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी? ज़ियाओ जियान ने लुओ होंकी के बिस्तर के पास पहुंचते हुए कहा। होंकी, जो अपने कपड़े बदलने की प्रक्रिया में आधा ही आगे बढ़ चुका था, रुका और बोला, मेरी तरफ मत देखो, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। हम सब मर्द हैं, कपड़े बदलने में डरने की क्या बात है? शियाओ जियान ने मुस्कुराते हुए कहा, होंकी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? यह क्या है? क्या आप मेरी बहन की उस अच्छी दोस्त को बता सकते हैं कि मैं एक शहर से हूँ? मेरे पिताजी भूमि बयूरो के निदेशक हैं और मेरी माताजी कृषि मशीनरी बयूरो की उपनिदेशक हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? होंकी ने शियाओ जियान की ओर हैरानी से देखा। उसका तबादला नहीं हो रहा है। तुम? ज़ियाओ जियान ने सिरदर्द से कराहते हुए माथे को रगड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि उसका तबादला नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है, उसे मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दो, उसे यह बता दो कि मैं उसके लिए काफी अच्छा हूँ। वह जैसे ही उसके मुंह से उसकी शादी हो चुकी है शब्द निकलने ही वाले थे, उसे अपनी बहन के निर्देश याद आ गए और होंकी ने साधारण चतुराई दिखाते हुए जवाब दिया, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। होंकी, तुम उसे पसंद नहीं करते, है ना? होंकी ने अपनी बैग कसने पर ध्यान केंद्रित किया और उसे नजरअंदाज कर दिया। होंकी, परेशान मत हो, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। उसे एक बार देखने के बाद से मैं उसे दोबारा देखने का सपना देखता रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार आपका ट्रांसफर हो जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको नौकरी मिल जाए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह आरामदायक और सम्मानजनक दोनों हो। क्या आप मेरी मदद करेंगे? शाओ जियान, यह अच्छा विचार नहीं है। दस्ते के नेता बांध हुई और सुन नहीं सके। ये बुर्जुआ भ्रष्ट सोच है। ये देखकर कि स्क्वाड लीडर लेक्चर देने ही वाले थे, ज़ियाओ जियान ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझ पर है, ठीक है? मेरा क्या? हाँ, हमारा क्या? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लोगों ने शोरगुल मचाते हुए एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया। शाओ जियान की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अगर कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं हर किसी के लिए संतोषजनक नौकरियों की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। शाओ जियान सचमुच पूरी ताकत लगा रही है। हम, ये तो स्पष्ट है, वह सचमुच प्यार में है। होंकी, बस उसकी मदद करो। हम सभी के भविष्य के लिए हमें उसकी मदद करनी होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सभी लोग हंसे और मजाक किया। वैसे भी उनका इरादा ज़ियाओ जियान से प्रतिस्पर्धा करने का नहीं था, चाहे वह गंभीर हो या नहीं। यह एक ऐसा एहसान था जो आसानी से दिया जा सकता था। मैं मदद नहीं कर सकता, लुओ होंकी ने सीधे सीधे कहा और छात्रावास से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। सभी लोग शियाओ जियान को चिढ़ाते हुए कहते थे, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह मदद नहीं करना चाहता। आप हमारी नौकरी के लिए जिम्मेदार हैं, अपने वादे से पीछे मत हटिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से है। ज़ियाओ जियान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, वैसे लगता है कमांडर का परिवार अब खत्म हो चुका है। कौन सा कमांडर? हमारे कमांडर के अलावा और कौन हो सकता है? क्या कोई दूसरा हो सकता है? क्या आप कमांडर झो के बारे में बात कर रहे हैं? लुओ होंकी को अचानक याद आया। हाँ, लुओ होंकी को उससे बातचीत करने के लिए तैयार देखकर ज़ियाओ जियान उत्साहित हो गया। दरवाजे के बाहर झांका और फिर फुसफुसाते हुए वापस आया। मैं अभी लापरवाह था, लेकिन होंकी कोई बाहरी नहीं है, नहीं आप लोग हैं, इसलिए सब कुछ एक जैसा ही है। ये खबर अभी तक फैली नहीं है, बस हमारे जैसे परिवारों को इसकी जानकारी है। अपना मुंह बंद रखो, इसे मत फैलाओ। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। होंकी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं क्या वह सच है? क्या मैं इस तरह की बात पर झूठ बोलूंगा? ज़ियाओ जियान ने आह भरी और बनावटी गंभीरता से कहा, दरअसल हमारे कमांडर झो का व्यक्तित्व भले ही सख्त हो, लेकिन उनमें कौशल है। बड़े अफसोस की बात है। हाँ, उन्होंने पिछले साल हमारी टीम का नेतृत्व किया था। वह हमारे शहर का रहने वाला है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन वह बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा सांवला है और उसके मानदंड काफी ऊंचे हैं, इसलिए उसे अभी तक पत्नी नहीं मिली है। वह इस साल 32 साल का हो गया है। लुओ शियाओकियोंग की रुचि को जानते हुए झाओ किलियांग ने दस्ते के नेता लियू की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया।
लुओ शाओकियोंग ने बस अपने होंठ सिकुड़े, ऊंचे मापदंड और उसने झोंग होंगेंग पर नजरें गड़ा दी हैं। झोंग होंगेंग कितने समय से सेवा में है? वैसे क्या आपको झोंग होंगेंग और स्क्वाड लीडर लियू के अफेयर के बारे में पहले से पता था? उसका छोटा सा चेहरा अचानक उतरते देख झाओ किलियांग ने जल्दी से कहा, मुझे स्क्वाड लीडर लियू की प्रेमिका के बारे में पता था और यह भी कि उसकी प्रेमिका इस साल की नई भर्ती थी, लेकिन वह कौन है और कहां से आती है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। अगर उन्होंने एक बार हमारा नेतृत्व न किया होता तो शायद मुझे इसके बारे में कुछ भी पता न होता। आमतौर पर पुरुषों को इन चीजों की परवाह नहीं होती। हमारी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि कौन सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है, कौन प्रतियोगिताओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है और किसे सबसे पहले पदोन्नति मिल रही है। लुओ शाओकियोंग ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पत्नियां सिर्फ गपशप करती हैं और दूसरों की बातों में दखल देती हैं, जबकि हमारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं होता? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि पुरुष थोड़े लापरवाह हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े जैसी चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं, महिलाओं के विपरीत जो अधिक संवेदनशील होती हैं और लोगों की परवाह करना जानती हैं। लुओ शाओकियोंग के होंठ फड़फड़ाए, क्या लोगों के बारे में मेरी चिंता ही इसका कारण है? झाओ किलियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कोई जवाब न मिलने पर लुओ शाओकियोंग बेचैन होने लगी। उसने हल्की खांसी करते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा इरादा आपको निशाना बनाने का नहीं था। मैं बस झोंग होंगेंग जैसे लोगों को सामाजिक सीढ़ी चढ़ते देखकर परेशान हो गई थी और मैं अपना गुस्सा निकालने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पता है, झाओ किलियांग ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, गुस्सा मत हो, दूसरों के मामलों में खुद को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लुओ शाओकियोंग ने हल्के से आह भरते हुए सिर हिलाया। असल में जब उसने मेरे भाई से चिपके रहना बंद कर दिया और वह आगे बढ़ने लगा तो मैं सचमुच खुश थी, लेकिन जब मैं आंटी झोंग और झोंग होंगेंग के स्वभाव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। चुक्सिया संयोगवश स्थिति में फंस गई और झाओ कियान और उसकी बेटी निश्चित रूप से यह खबर गांव में फैला देंगी। तब तक आंटी झोंग अंकल बाओहे और आंटी युलान के सामने दिखावा कर रही होंगी। ठीक है, झाओ किलियांग ने हंसते हुए उसकी बात काटते हुए कहा, तुम वाकई बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। झोंग परिवार बिल्कुल ठीक रहेगा, अफवाहें फैलना तो तय है। मेरी चचेरी बहन और उसके पति ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तरह की बातों से आसानी से परेशान हो जाएं। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। लुओ शाओकियोंग ने आह भरते हुए कहा, इस तरह इंतजार करना वाकई बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, झाओ किलियांग ने भी उसके साथ आह भरी। हालांकि वह लगातार लुओ शाओकियोंग को दिलासा दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित भी था। लेकिन एक लड़की के रूप में उसे लगा कि उसे कुछ और जिम्मेदारी दिखानी होगी। लुओ शाओकियोंग ने अचानक खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और जोर से पलकें झपकाईं। झाओ किलियांग ने उसे वापस अंदर खींचते हुए पूछा, तुम क्या कर रही हो? वो खतरनाक है। वो लुओ शाओकियोंग ने उस होटल की ओर इशारा किया जिसके पास से वे गुजरने वाले थे। देखो, क्या वो झाओ किलियांग नहीं है? झाओ किलियांग ने उसकी उंगली के इशारे का अनुसरण किया और देखा कि एक छोटी लड़की दरवाजे पर एक काले रंग के पोछे को जोर शोर से रगड़ रही थी। ये सचमुच झाओ कियान ही था। लुओ शाओकियोंग ने अपना सिर पीछे खींच लिया और होंठ सिकुड़ते हुए कहा, तो जिस ऊंचे पद पर चढ़कर उन्होंने नौकरियां हासिल की उसका मकसद यही था। झाओ किलियांग भी वापस बैठ गया। उसकी वही गहरी सिकुड़ी हुई थी। तुम्हें उस पर तरस तो नहीं आ रहा है ना? उसकी तरफ एक नजर डालते हुए लुओ शाओकियोंग ने पूछा। आखिरकार वह मेरी चचेरी बहन है। लुओ शाओकियोंग का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर ट्राम से उतर जाओ। परेशान मत होइए, अगर मैंने उसे ऐसा करते देखा और मैं बहुत खुश हो गया तो यह नैतिक रूप से सही नहीं होगा, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? लुओ शाओकियोंग ने उसे घूरते हुए कहा, यही वह जीवन है जिसे उसने चुना है। उसने झाओ के घर को धोखा दिया है, उसने झो परिवार को धोखा दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह चुक्सिया जितनी खूबसूरत होती तो शायद अब तक वह चुक्सिया की सगाई तोड़ चुकी होती? उसकी माँ और वह उस तरह की महिलाएं हैं जो अपना मांस खाने और सूप पीने के लिए किसी और को मारकर अपने लिए शोरबा बनाने को भी तैयार हो जाती हैं। उन्हें पारिवारिक रिश्तों की उतनी परवाह नहीं होगी जितनी आपको है, चाहे आपको ये सुनना पसंद हो या न हो। यही वास्तविकता है। अगर तुम उनके मामलों में दखल दोगे तो मुझे हमारी सगाई पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। मैं भविष्य में ढेर सारे उलझे हुए रिश्तेदारों और उलझी हुई परिस्थितियों से निपटना नहीं चाहता। मेरे जीवन का सिद्धांत यह है कि यदि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं जानता। अगर तुम मेरे बारे में यह बात स्वीकार नहीं कर सकते तो अपने होठों को दबाते हुए लुओ शाओकियोंग ने दृढ़ता से कहा, चलो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। बाद में दुखी होने से बेहतर है कि अभी ही छोड़ दिया जाए। झाओ किलियांग, जो पहले से ही कुछ असहज महसूस कर रही थी, लुओ शाओकियोंग की बातें सुनकर और भी परेशान हो गई। लुओ शाओकियोंग, हम दोनों ने जो कुछ भी सहा है उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि अलविदा कहना और रिश्ता तोड़ना इतना आसान है? जैसे ही उसने ये बात कही, लुओ शाओकियोंग को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन झाओ किलियांग की प्रतिक्रिया सुनकर उसका जिद्दी स्वभाव फिर से भड़क उठा। जब तुम्हारे दिल में झाओ परिवार के साथ विश्वासघात करने वाली चचेरी बहन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मेरे पास सहारा लेने के लिए क्या बचा है? जब तुम चुक्सिया से कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? या फिर अब जब आप डायरेक्टर जो के असिस्टेंट बन गए हैं तो आप मुझे नीचा समझते हैं? लुओ शाओकियोंग, अगर तुम मुझसे इसलिए रिश्ता तोड़ना चाहती हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सफल नहीं हूँ तो और बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सीधे सीधे बता दो, मैं झाओ किलियांग उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी चीज से चिपके रहकर खुद को शर्मिंदा करूं। गुस्से से आग बबूला होकर लुओ शाओकियोंग ने उसे लात मारते हुए कहा, तू कमीना। तभी वे अगले स्टॉप पर पहुंचे। बस के दरवाजे खुले और झाओ किलियांग बिना पीछे मुड़े ही बाहर निकल गया। लुओ शाओकियोंग कुछ कदम उसके पीछे दौड़ी, फिर रुक गई और दांत पीसते हुए गुस्से से वापस चली गई। आसपास के यात्री जिन्होंने दंपति की बहस सुनी थी अब उत्सुकता से लुओ शाओकियोंग की ओर देख रहे थे। खुद को न्यायग्रस्त महसूस करते हुए और उनकी निगाहों को सहन न कर पाने के कारण उसने अपना सिर खिड़की की ओर घुमा लिया और चुपचाप आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। गुस्से में आकर बस से उतरने के बाद झाओ किलियांग को कुछ पछतावा हुआ। उसने उसके पीछे जाने के बारे में सोचा, लेकिन अपने स्वाभिमान से विवश होकर और शर्मिंदगी के डर से वह सीधे उस स्टॉप की ओर चल पड़ा जहां उसने झाओ कियान को देखा था। जिस दिन लिन शियाओहुआ और झाओ कियान को छोड़ दिया गया था उस दिन से शियाओ युविन फिर कभी नजर नहीं आई। उन्हें यहाँ लाने वाले लियू झेंकियांग ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि उन्हें किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है और अब माँ और बेटी वास्तव में कठिन समय में फंस गई हैं। उन दोनों को हमेशा दिन की शिफ्ट में लगाया जाता था। इस जगह पर दिन की शिफ्ट रात की शिफ्ट की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ होती थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लिन शियाओहुआ को शौचालयों को एकदम साफ सुथरा रखना पड़ता था। हालांकि यह एक छोटा छात्रावास था, लेकिन यहाँ रोजाना लगभग 50 से 60 लोग आते थे। साथ ही छात्रावास के कर्मचारी भी होते थे। काम की मात्रा बहुत अधिक थी और इसकी कल्पना की जा सकती है। हर दिन जब तक वह छात्रावास लौटती थी तब तक वह इतनी थक चुकी होती थी कि अपनी पीठ सीधी नहीं कर पाती थी। सबसे गंभीर समस्या ये थी कि बदबू इतनी खराब थी कि वह खाना नहीं खा पा रही थी और कुछ ही दिनों में उसका पहले का मोटा ताजा शरीर दुबला पतला हो गया था। झाओ कियान अपनी मां से थोड़ी अधिक बलवान थी। उसे प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आने वाले बिस्तर की चादरें, तकिए के कवर और चादरें बिना थके धोना पड़ता था। इसके अलावा उसे गलियारों को भी साफ रखना पड़ता था। न तो मां और न ही बेटी ऐसी थी जो दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन कर ले। पहले 2 दिनों तक उन्होंने विरोध किया, यहाँ तक कि अपनी बात साबित करने के लिए शियाओ युवेन का भी जिक्र किया, लेकिन यह व्यर्थ था। उनकी शिकायतों को न केवल नजरअंदाज किया गया बल्कि हर संघर्ष के बाद उन्हें भुखमरी की सजा दी गई। 2 दिन बाद वे इसे और सहन नहीं कर सके और आज्ञाकारी रूप से उन्हें दिए गए आदेशों का पालन किया। उन्होंने भाग जाने के बारे में सोचा था, लेकिन वे कहां जाते? पहचान के प्रमाण के बिना कौन उन्हें काम पर रखने की हिम्मत करेगा? अगर कोई उन्हें काम पर नहीं रखता तो क्या उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती? इससे वे बेहतर जीवन की अपनी उम्मीदों से और भी दूर हो जाएंगे। जहां तक उनके गृहनगर लौटने की बात है, उन्होंने जो गड़बड़ की है उसके बाद इस तरह वापस जाना उनके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपस में चर्चा करने के बाद मां और बेटी ने फिलहाल इसे सहन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ज़ियाओ युवेन ने उनकी देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा।
हो सकता है कि वह इस समय बहुत व्यस्त हो। उन्हें पूरा यकीन था कि देर सवेर वह उनसे मिलने जरूर आएगा। इतनी कठिनाइयों को सहने के बाद जाहिर है वे नहीं चाहते थे कि चुक्सिया आराम से रहे। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही दिन उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर दावा किया कि जिस परिवार में चुक्सिया ने शादी की थी उसे प्रति क्रांतिकारी करार देकर जेल में डाल दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से चुक्सिया के अपमानित होने की कल्पना ही उन्हें हिम्मत दे रही थी। उपर्युक्त कठिनाइयों के अलावा उन्हें अपने छात्रावास के साथियों द्वारा की जाने वाली बदमाशी का भी सामना करना पड़ा था। हर रात जब उनकी शिफ्ट खत्म होती थी तो वे सभी के कपड़े धोने के लिए जिम्मेदार होते थे, जिसमें अंडरवियर और मुझे भी शामिल थे। यदि वे विरोध करते तो उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ता था। उनके छात्रावास के सबसे विनम्र साथियों ने उनसे धैर्य रखने और नए सहयोगियों के आने की प्रतीक्षा करने को कहा। नए लोगों के आने के बाद वे अपने वर्तमान कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार इन दिनों चुक्सिया के दुर्भाग्य के बारे में कल्पना करने के अलावा माँ और बेटी नए सहयोगियों के आने और उनकी जगह लेने के सपने भी देख रही थी। हॉलवे में पोछा लगाने के लिए संघर्ष करने और पोछा साफ करके जानने के बाद झाओ कियान मुड़ने ही वाली थी कि अचानक उसने दूर से एक हरे रंग की आकृति को पास आते देखा। वह बिल्कुल उसकी बड़ी चचेरी बहन जैसी लग रही थी। आंखें सिकुड़ते हुए वह आकृति उसके करीब आने लगी। बड़े भाई, झाओ कियान चिल्लाए और झाओ कियान की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे पर मौजूद दोनों कर्मचारियों को लगा कि वह भागने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर रोक लिया। मुझे जाने दो, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, झाओ कियान ने पास खड़े झाओ कियान की ओर इशारा करते हुए कहा। बड़े भाई, रोना आ रहा है। बड़े भाई, तुम क्या कर रहे हो? पहले से ही खराब मूड में चल रहे झाओ कियान ने झाओ कियान को पकड़े हुए आदमियों को छुड़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़कर अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा, मैं उसका बड़ा चचेरा भाई हूँ। उस व्यक्ति ने सैन्य पहचान पत्र पर एक नजर डाली, झाओ कियान को भावहीन भाव से सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर झाओ कियान की ओर देखकर कहा, अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करती हो तो तुम्हें आज रात ओवरटाइम करना होगा, अन्यथा तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी। मेरी चाची कहाँ है? झाओ केलियांग ने झाओ कियान से पूछा। मेरी माँ को शौचालय खोदने के लिए भेजा गया है। बड़े भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। कृपया हमें नौकरी ढूंढने में मदद करें। बड़े भाई, अगर हम यहाँ काम करते रहे तो मेरी माँ और मुझे इतना तंग किया जाएगा कि हम मर जाएंगे। जारी रहे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।